वाला वीडियो में जो देखे थे कि अनुसूची क्या थी, तो अनुसूची जो थी, जो पहले जो मूल संविधान में जो था, जब इस संविधान बना था उस समय 8 थी। उसके बाद जो है संशोधन के तहत 12 हो गई। उसमें हमने अगर पिछले वाले वीडियो में देखा था कि इस अनुसूची क्या है, इसमें कौन कौन सी अनुसूची में क्या है। ये 12 अनुसूची जो है उसमें हम देख लिए थे। आज से जो है भाग स्टार्ट करें। जो है इसमें जो है हमारे संविधान में जो है 22 भाग हैं। 22 भाग है, 3 गो भाग जो है वो संविधान में संशोधन है तो उसके तहत है। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भाग है, तो 22 भाग है। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन रहता है, तो जैसे यूपी पुलिस 2018 या 19 का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि कितने भाग है, तो उसमें 22 ऑप्शन नहीं था। तो 22 ऑप्शन नहीं था तो उसकी जगह कौन सा ऑप्शन मार दे, तो 25 मारेंगे। तो वो दोनों सही है। अगर 22 ऑप्शन रहे तो 22 मानेंगे। अगर 22 बाय द वे न रहे, जब न रहे तो क्या मानेंगे, तब 25 मानेंगे। तो उसमें से जो है 22 भाग में क्या क्या है, हमारे संविधान जो बना, जो हमने देखा कि संविधान कैसे बना, तो उस संविधान में जो है, बल्कि उसमें जो भाग में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आज जो है हम भाग 1 स्टार्ट कर रहे हैं। भाग वन जो है, ये इसमें जो है संघ और उसके राज्य, मतलब भारत है, राज्यों का जो संघ है, इसमें है संघ और राज्य। संघ और राज्य, संघ और राज्य, संघ और राज्य। इसमें जो है अनुच्छेद बात की जाए तो 1 से लेके और 4 तक के बीच में, इसमें जो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के बीच में है। इसमें जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में है। अनुच्छेद 1 जो है, अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें कि अनुच्छेद 1 में क्या, बल्कि हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब अनुच्छेद है, आप लोग समझ जाएगा। अनुच्छेद 1 में जो है ये यह कहती है कि इंडिया डेट इज भारत, मतलब भारत जो है, भारत ही इंडिया है। इंडिया डेट इज भारत सॉल्व इन यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया ही भारत है और ये राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत में जो है, हम इससे पहले ही बताए थे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। 28 स्टेट्स एंड 80 यूनियन टेरिटरीज, मतलब 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये वाला बात हम पहले ही बोल चुके थे। तो जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। इंडिया डेट इज भारत, भारत और इंडिया दोनों नाम एक ही है। भारत और इंडिया दोनों का एक ही नाम है। देखिए, जब इंग्लैंड जब हम पे शासन की हुई थी, तो उस समय जो थी, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा नाम था वो इंडिया था। मतलब कि जो बाहर जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो भी व्यापार करते थे या जो भी हमें जानते थे, वो इंडिया के नाम से जानते थे। और जैसे कि हिस्ट्री से अगर हम बात किया जाए, तो आर्य जो आए थे वो उसके भरत कबीला से, तो उसके भरत कबीला ने यहाँ से 10 राज्य जीत लिया। जिसके बाद जो है उसी के कबीला जो भरत नाम था उस कबीला का, उसी कबीला के नाम पर जो भारत का नाम, इस देश का नाम भारत पड़ा, जहाँ तक हिस्ट्री की पोर्शन है। तो भारत जो है, नॉर्मली जितना भी भारत के व्यक्ति है वो भारत ही कह रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति इंग्लैंड से या जो भी इंटरनेशनल लेवल पर है, तो वो जो कह रहे थे वो इंडिया कह रहे थे। जिस प्रकार जो होता है कि अगर आप ही लोग में से किसी का वो घर में जो होगा, वो घर के आदमी जो नाम से बुलाते होंगे वो छोटा कोई और नाम होगा, और बाहर में जो है एक जो है डॉक्यूमेंट पे नाम होते हैं वो अलग नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम घर पे मनु है, और बाहर में हो सकता है उसका जो डॉक्यूमेंट में नाम पर अभिषेक हो, तो दोनों नाम उसी का है। तो ज़रूरी थोड़ी है या तो मनु का है या अभिषेक का है, तो दोनों नाम उसी का है। तो उसी प्रकार इंडिया ही भारत है। जब संविधान सभा में लिखी गई तो उस समय इस बात पे चर्चा हुई कि इंडिया का नाम भारत रखे या इंडिया रखे। तो जो भी धर्म कट्टरपंथी थे, जो भी, वो कह रहे थे नहीं, भारत रहना चाहिए, वो उस अंग्रेज का दिया हुआ नाम हम क्यों रखेंगे। कुछ जो व्यक्ति थे वो, उनका कहना था कि देखिए, अगर अब है जो दिक्कत वाली बात ये है कि अब जो नाम से हमको बाहर जान रहा है,
तो वो नाम भी रहने दिया जाए कि तो फिर उसे इस नाम से फिर प्रदर्शित करना थोड़ा टफेस्ट होगा। और नाम में क्या रखा हुआ है, नाम तो एक पुकारने की साधन है। तो इसी में जो है अनुच्छेद 1 में ही कहा गया था इंडिया डैट इज ए भारत, भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। अभी जो है फिलहाल 3-4 महीना पहले एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इंडिया नाम रहना चाहिए, भारत नाम रहना चाहिए, भारत नाम रहना चाहिए कि इंडिया नाम रहना चाहिए। तो आदमी एक ही है, उसी का 2 नाम है। जिस प्रकार आप ही लोग का घर पे एगो छोटा सा कोई और नाम होगा और बाहर में जो है वो कोई और नाम होगा। तो क्या कहे कि मान लीजिए हम जिस प्रकार एग्जाम्पल लेते कि मनु है, तो इसको क्या मनु यहाँ घर पे नहीं कह सकता है, दोनों जगह अभिषेक कहे ये जरूरी है, दोनों जगह अभिषेक मनु ही कहे ये जब ये सब जो है राजनीति मामला आती है। तो राजनीति मामला में ऐसे ऐसे बात उठते रहते हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। लेकिन दोनों बात वही है, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, दोनों उसी का नाम है। तो इंडिया ही भारत है, भारत है जो भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 जो कहती है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ, यूनियन। इंडिया डेट इज भारत सॉल्वेंस यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत ही भारत जो है राज्यों का संघ है। आप हमको लग रहा है जहाँ तक हम समझा पा रहे हैं कि इंडिया और भारत जो है दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। जिस प्रकार अगर मेरा ही एक 2 नाम हो सकता है, एक जो घर पे गार्जियन या फैमिली जो बुलाते हैं वो अलग नाम हो सकता है, और जो हम डॉक्यूमेंट पे या बाहरी दुनिया के लिए नाम रखना चाहेंगे वो अलग हो सकता है। तो थोड़ी है कि हम 2 नाम चेंज कर ले, दोनों नाम मेरा ही है, आदमी एक ही है, भारत भारत ही है। इंडिया और भारत में क्या ये कंट्रोवर्सी राजनीति मामला जब भी उठती है तो राजनीति मामला में कुछ भी ऊपर से उन लोगों का राजनीति का धर्म अलग है। 2-3 जो धर्म है वो उसका कॉन्सेप्ट ही कोई काम का नहीं होता है। एक होता है धार्मिक मामला, इसमें जितना से जितना हो सके बच के रहना चाहिए कि धार्मिक मामला में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चलती है। उसी प्रकार ये राजनीतिक मामला होता है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई लॉजिक नहीं काम करती, इन लोग का अलग ही वो रूल आता है। उसी प्रकार जो ये आस्था जो होती है उन लोग का जो धार्मिक मामला है उन लोग का अपने धर्मगुरु जो कहे वो सही है। उसी प्रकार एक प्रेम होती है, उसमें भी जो कहे सामने वाला वो कूल है। तो ये जो होती है इस समय अलग अलग मामला रहते हैं। तो इंडिया ही भारत है, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। और भारत जो है राज्यों का संघ है, इसमें जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें जो यूनियन होते हैं, एक होता है परिसंघ। परिसंघ जो होता है इसमें क्या होता है, मतलब ये जो फेडरेशन होता है इसमें जो होता है कि सभी जो होता है सभी राज्य मिलके थोड़ी थोड़ी सी शक्ति देकर और एक केंद्र का निर्माण करती है और कहती है कि आप शासन चलाए। जिस प्रकार से इसमें है कि आप जब चाहे वापस आ सकते हैं, बल्कि जब चाहे हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। जब हम चाहें तो इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। फेडरेशन में से जो है हम बाहर निकल सकते हैं, फेडरेशन में से जो हम चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, परिसंघ में से बाहर निकल सकते हैं। सॉरी कॉन्फेडरेशन होगा, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन अधिवेशन होता है कॉन्फेडरेशन। तो इसमें से जो है हम बाहर निकल सकते हैं, परिसंघ में से है जो है हम बाहर निकल सकते हैं, इसमें से बाहर निकल सकते हैं। जिस प्रकार से यूरोप जो है, यूरोप में है कि अलग अलग देश है लेकिन सभी यूरोप जो है मिलकर व्यापार करते हैं। कोई भी काम रहता है तो वो लोग मिल के सभी देश जो है छोटा छोटा तो उतनी को है ही वो सब, तो उतनी वो सब मिल के ही काम करते हैं। उसमें जो होता है कि अगर कोई भी व्यापार करना है तो जैसे कि भारत का रुपया है तो भारत जो है पड़ोसी 1-2 देश को रुपया में पैसा दे सकता है। बाइली जो है अगर इंटरनेशनल करना है तो उसमें डॉलर में कन्वर्ट करके हमको व्यापार करना पड़ता है। लेकिन जो है यूरोप में है, यूरोप में इस तरह देश से उस देश से अपना जो है जिस पैसा में है उसी पैसा में कन्वर्टिंग करते रहता है और मिल के व्यापार करता है यूरोप वाले सब। उसी प्रकार अगर दक्षिण अमेरिका का बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका में भी बहुत अच्छा खासा है उन लोग का। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर विवाद हो तो अलग नहीं हो सकता है, अलग हो सकता है। उत्तरी अमेरिका में भी है, जैसे कनाडा का बात किया जाए तो उसमें भी है, स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो उसमें भी है।
एशिया में है, लेकिन एशिया का जैसे एशियन टाइगर है, एशियन अथी में 10 देश आता है, तो ये सब है। लेकिन इसमें जो है एशिया में कोई फिक्स अच्छा से बॉन्डिंग नहीं है, जिसे उसमें है कि नेतृत्व की भी कमी है। भारत को भी आगे बढ़ के जो है, जो दक्षिण अभी एशियाई का देश है, उस सब के साथ मिलना चाहिए, ताकि जितना से जितना हो सके दोस्त रहता है, तो बाद में जो होता है काम ही आता है। और चाइना जो है, जो चाइना पॉलिसी लगा रही है, जिस अनुसार से जो भारत को घेरने की कोशिश कर रही है, तो भारत को भी करना चाहिए कि भारत भी उसको घेरने का कोशिश करे। लेकिन यहाँ नेताओं को इलेक्शन से छुट्टी कहाँ है जो वो सो करेंगे। तो परिसंघ में है, इसमें जो है केंद्र के को कुछ शक्तियाँ दी जाती है, सभी राज्य जो है कुछ कुछ शक्ति राज्यों कुछ कुछ शक्ति जो है राज्य देती है, और इससे जो है केंद्र का निर्माण होती है। लेकिन इसमें से अगर कोई राज्य चाहे तो बाहर निकल सकती है, इसमें से कोई राज्य चाहे तो बाहर निकल सकती है। एक होता है फेडरेशंस, संघ, कॉन्फेडरेशंस कहते हैं, सॉरी, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। इसमें जो होता है कॉन्फेडरेशन संघ जो होता है, इसमें जो होता है कि सभी राज्य मिलकर अपनी कुछ कुछ शक्तियाँ केंद्र को देती है, और केंद्र जो होता है इस पर काम करती है। इसमें जो कुछ कुछ शक्तियाँ जो है केंद्र को देती है और केंद्र उस पर काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें तो हो गया, इसमें अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में यूएसए है। कौन है? यूएसए है। यूएसए में जो है उसमें सभी राज्य जो है, इसमें दोहरी नागरिकता है। यूएसए में जो है आप यूएसए के भी नागरिक है और यूएसए के राज्य के भी नागरिक होते हैं। भारत में नहीं है, भारत में एकल नागरिकता, आगे चैप्टर नागरिकता पढ़ना। तो वहाँ जो है इसमें जो है कोई अगर चाहे तो वापस जो है अति हो सकती है, मतलब कि वापस अगर चाहे तो बाहर निकल सकती है। इसमें से अगर कोई राज्य अगर चाहे कि हम टूटना चाहे तो टूट सकती है, लेकिन ऐसा बात जो होती है वो यूनियन में नहीं होती। इसमें जो है जैसे कि अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में एक जो है टेक्सास राज्य जो है, अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा सेकंड स्थान पर लार्जेस्ट राज्य जो है टेक्सास, वो अति जो है मैक्सिको से 1836 में आज़ाद हुआ और 1845 तक स्वतंत्र था। 1845 में उसमें 2 गुट बन गए, और एक गुट जो था वो कह रहे थे कि एक गुट का कहना था कि ये जो है स्वतंत्र देश रहेगा, और एक गुट का कहना था, फर्स्ट गुट का कहना था कि ये स्वतंत्र देश रहेगा, और सेकंड गुट का कहना था कि ये अमेरिका का हिस्सा रहेगा। दोनों में युद्ध हुई और सेकंड गुट जीत गया, और सेकंड गुट जीता और उन्होंने अमेरिका का हिस्सा इसे बना दिया। बाद में फिर इसमें से टेक्सास कहता है कि हम बाहर निकलना चाहते हैं। जब वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसमें से तो कोई बाहर निकल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा यार मतलब कि ये बाहर निकलना चाहता है तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। कोई भी देश अपनी 1 इंच भूमि नहीं चाहता है कि उसमें से जाए। तो आपका अगर घर पर का ज़मीन होता है तो आप चाहते कि कोई पड़ोसी आपका ज़मीन हड़प ले, खून लाशें बिछ जाती है और एक अच्छी ज़मीन नहीं जाना, कोई भी नहीं देना चाहता है, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अपना ज़मीन नहीं देना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा जो बहुत ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहता है कि बाहर चल जाए। तो कहा देखिए संविधान में ये बात लिखी है कि इसमें से जो है बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बाहर तब निकल सकते हैं जब और कोई चारा नहीं हो, मतलब इसके अलावा कोई और चारा नहीं हो तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो टेक्सास के आदमियों ने कहा कि चारा कौन सा बचा हुआ है था, तो कहा चारा बचा हुआ है, आप ये सिद्ध कीजिए कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप नहीं है, कि अलग होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और सिद्ध किसके सामने करना है? सुप्रीम ही कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट उसकी कहती है नहीं और कमी है, अभी भी लग रहा है चारा है, ये चारा है, ये चारा है, और अभी तक उलझाए रखी हुई। कुछ व्यक्ति जो है वहाँ के वो आज भी मानते हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंशियल आदमी है। अब अगर कोई कहे कि पीओके भारत का नहीं है तो क्या ख्वाब में जी रहा है, तो पीओके भारत का है। तो उसी प्रकार जो है
वहाँ के कुछ व्यक्तियों का मानना है कि हम अति का पोर्शन नहीं है, हम अमेरिका का ही पोर्शन नहीं है। तो यूएसए में से अगर कोई चाहे तो कोई भी राज्य वापस निकल सकता है। क्या हो सकता है? निकल सकता है। एक होता है यूनियन, ये होता है यूनियन, ये होता है संघ। यूनियन में से है, इसमें जो है कोई भी राज्य चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर इसमें है कोई भी देश, अगर यूनियन है तो इसमें से कोई भी देश बाहर, कोई राज्य चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। और इसका एग्जांपल जो है वो भारत है। भारत एक यूनियन देश है। इसमें से अगर कोई राज्य चाहे भी, अगर हम चाहे कि आज हम बिहार को अलग कर ले भारत से, जैसा कि हम कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाह भी ले कि हम भारत को जो है, भारत में से बिहार को अलग कर ले, तो हम नहीं कर सकते हैं। कुछ सिख भाइयों जो है, सिख धर्म जाति बहुत अच्छे हैं, उन लोग का लंगर व्यवस्था, उन लोग का योगदान, हम उसकी अति सराहना करते हैं। लेकिन कुछ जो है उसमें उग्रवादी पंथी के, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। और खालिस्तान की मांग आज से नहीं है, खालिस्तान की मांग जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय से है। 1984 में ये बहुत ज़्यादा ही उग्रवादी के रूप में ले लिए, जिसके कारण हमारी इंदिरा गांधी भी मारी गई, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु इसके कारण हो गई। तो कुछ जो है इनमें से कह रहा है कि खालिस्तान की मांग किया जाए। हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि भारत जो है यूनियन है, और जब भारत यूनियन है तो कैसे खालिस्तान की मांग हो जाएगी, कैसे खालिस्तान मिल जाएगा? भारत यूनियन है, तो इसको समझना चाहिए। इसमें जो है कुछ पाकिस्तान जो है वो सहायता करता है इस उग्रवादी पंथियों को बढ़ावा देने के। पाकिस्तान लाहौर, कराची में शरण देता है उनको। जो पोर्शन है, कनाडा भी है, कनाडा जो देश है वो भी इसमें कहता है कि हाँ खालिस्तान अलग होना चाहिए। मेरा बस चले तो हम कनाडा का 2 हिस्सा 3 हिस्सा कर दे। वो कहता है कि भारत का जो है हिस्सा होना चाहिए, टुकड़ा करना चाहिए, हम उसका टुकड़ा कर दे जाके। उनका क्या वहाँ जो है, मतलब कि सेकंड अगर बुझाया जाए, जो भारत के सिवा जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सिख पाई जाती है तो कनाडा में। और कनाडा में एक अच्छा खासा दबदबा जो है सिख का है, कनाडा में अच्छा खासा दबदबा सिख का है। और वो पॉलिटिकल राजनीति एक ऐसी धर्म है ना जो किसी चीज़ को नहीं छोड़ती है। वो राजनीति जो है उस चाहता है कि जो भारतीयों का हमको वहाँ योगदान मिल जाए, मतलब कि भारतीय जो सिख है वो हमारा साथ दे कनाडा के सरकार, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उनको कहना चाहिए, इस पर जो भारत सरकार को भी करना चाहिए कि जो भी इस प्रकार की मुद्दा उठे तो इस पर बात करके अति करना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होते रहती है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भारत यूनियन है, भारत है यूनियन, भारत कभी भी टुकड़ा नहीं हो सकता। अनुच्छेद जो 2 है, हमको लग रहा है ये वाला अनुच्छेद आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद जो 2 है इसमें है कि भारत जो है किसी बाहरी भूभाग को अपने में मिला सकती है। किसी बाहरी भूभाग को, संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी बाहरी भूभाग को भारत में मिला सकते हैं, किसी भी बाहरी भूभाग को भारत में मिला सकते हैं, बाहरी भूभाग को मिला सकती है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सिक्किम पहले भारत का पोर्शन नहीं था। सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सह राज्य, मतलब कि कहा कि सिक्किम जो, थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि भारत कैसा राज्य है, भारत कैसा देश है, जो टहल वहल के देखना चाहते हैं। इसके साथ हमारा जो कल्चर है, हमारा जो जियोग्राफी है, हमारा जो मेल मिलाप है वो मिलता है तो ठीक है, मिल जाएंगे। तो 1 साल देखा इतना अच्छा भारत है, इतना टहलने का अवसर है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कोई प्रकार की कोई जो अथी नहीं होती है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में जो है सिक्किम मिल गया था। इसमें जो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम पहले हमारा पोर्शन नहीं था। इस पर जो है चाइना अपना दबदबा करना चाहता था, और इतनी छोटी भाषा था, जब उत्तर का तिब्बत को कब्जा करके रखा हुआ है, स्काई चीन हमारा रखा हुआ है,
तो इस छोटकी भाषा सिक्किम को रखना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। ले सिक्किम भाग के आया भारत को कि भारत जी शरण दे दीजिए हमको, तो भारत ने जो है इसको दे दिया। उस समय भूटान भी कह रहा था, लेकिन भूटान जो है वो कह रहा है कि नहीं, जो हम लोकतंत्र नहीं राजतंत्र रहेंगे, और भारत में राजतंत्र एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र नहीं था, इसीलिए हम लोग भूटान को नहीं मिलाए, भूटान को नहीं मिलाए। तो जहाँ तक समझ गया कि किसी भी भूभाग को मिला सकते हैं, किसी भी भूभाग को मिला सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का जो है संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये घर वाला जगह तो बचा हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। ये वाला तो पानी ही है। तो इसमें जो है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 3 जो कहती है, अनुच्छेद 3 जो कहती है कि मतलब कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भारत का है उसका नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या क्षेत्रफल परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल या सीमा परिवर्तन जो है या नाम परिवर्तन ये भारत की संसद कर सकती है। भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि बात किया जाए तो 1 नवंबर 2000 को भारत का जो मध्य प्रदेश जो था, थोड़ा बात कर लेते हैं मैप से। तो ये वाला जो पोर्शन जो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश को जो है 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से जो है वो छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ये वाला जो पोर्शन है मध्य प्रदेश से, ये वाला पोर्शन, ये वाला मध्य प्रदेश रह गया, ये वाला पोर्शन सॉरी ये वाला मध्य प्रदेश रह गया, और ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ हो गया, ये वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ हो गया। उसी के तहत जो है 9 नवंबर 2000 को जो है ये उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन है, ये वाला उत्तर प्रदेश था, ये ऐसे करके, तो ये वाला पोर्शन को उत्तराखंड कर दिया गया। ये अभी यूपी है, और ये वाला पोर्शन उत्तराखंड कर दिया गया, ऊपर वाला पोर्शन को उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर पर यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। इसी के तहत 15 नवंबर को जो है ये जो बिहार वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बिहार है, बिहार से ये वाला पोर्शन झारखंड था, तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। ये बिहार है और ये झारखंड है, इसको अलग कर दिया गया, ये झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से। तो संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य का उसका सीमा परिवर्तन करके किसी भी नए राज्य को बना सकती है, किसी भी राज्य को नए राज्य को बना सकते हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले जो कह रहे थे कि मिथिलांचल, बिहार में मिथिलांचल जाए, तो देखिए जहाँ तक है जो ये बात है कि इधर उनका कहना था कि जो छोटा रहेगा तो इस पर जो है अच्छा से अति होगा, देखभाल होगा, और उससे लेकिन देखभाल होगा और उससे जो है इसकी समस्याओं को दूर की जाएगी। तो जहाँ तक ये वाला पोर्शन की जाएगी, छोटा रहेगा तो देखभाल होती है, जितना राज्य टूटेगा उतना ही बॉर्डर विवाद होता है। आपसी जो है राज्य वाला बॉर्डर विवाद आते हैं, राज्य विवाद आती है, वहाँ नक्सलाइट क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, यहाँ राजस्थान है, यूपी है, तो ये वाला जो पोर्शन है चंबल नदी के वाला इलाका, वो वहाँ क्या नक्सलाइट क्षेत्र है। इधर छत्तीसगढ़ मिल जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर तेलंगाना, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन नक्सलाइट क्षेत्र वाला आ जाता है।
ये जो बीहड़ था, तो इस सब वाला पोर्शन जितना भी बॉर्डर विवाद आता है तो वहाँ पर क्या होता है, नक्सलाइट की वृद्धि ज़्यादा होती है। ऊपर से अगर बात करें तो छोटा छोटा भी राज्य है तो वो भी अगर ऐसा रहता है कि छोटा राज्य होने से ही उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो बहुत सा क्षेत्र में डेवलपमेंट अभी तक हो गया रहता है। जैसे कि सिक्किम की बात करें बहुत छोटा है, उधर मेघालय की बात कर दे, अरुणाचल प्रदेश तो थोड़ा बड़ा है, मेघालय की बात कर दिया जाए, केरल तो ठीक ठाक है, मिजोरम की, त्रिपुरा की, तो ये सब भी तो है, छोटा है लेकिन उतना भी डेवलप तो नहीं है। इसका मतलब ये दर्शा रही है कि छोटा होना या बड़ा होना डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोई मायने। गोवा छोटा है, इतना अच्छा डेवलप है। मध्य प्रदेश अभी डेवलपिंग क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो है गांव क्षेत्र है ये, अगर 90%, 95% से 80 से 90% गाँव ही है, 5 से 10% शहर है। तो ये वाला पोर्शन जो है मतलब कि इसके अनुच्छेद 3 जो हम अभी बात कर रहे थे, अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि किसी भी भूभाग को, मतलब भारत के किसी भी राज्य या भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन जो है संसद कर सकती है। यहाँ तक समझ गया होंगे। अनुच्छेद जो है वो 4 में जो है, अनुच्छेद 4 में है कि ये बात है कि अनुच्छेद 4 में ये कहती है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुसूची 1 और 4 के लिए इसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, अनुच्छेद इस 2 में, अनुच्छेद इस 3 में, और जो हम कल अनुसूची 1 पढ़ाए थे जिसमें बोले थे कि किसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब बात अनुसूची 1 में है। और अनुसूची 4 जो पढ़ाए थे इसमें बताए थे कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी कितनी है किसी भी राज्य के। इसमें अगर किसी भी प्रकार की परिवर्तन करनी है, इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन करनी है तो इसके लिए किसी भी प्रकार की संविधान सभा की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन आवश्यकता नहीं है। कारण की है इसको 368 से बाहर रखा गया। इसको जो है, जो अनुच्छेद 368 है जिसके तहत जो संविधान संशोधन होती है, इसको जो है 368 से बाहर रखा गया है। अर्थात हम इसमें या इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग करते थे, इसके लिए किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और जब संविधान संशोधन की ही आवश्यकता नहीं है तो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर नहीं चाहिए। अनुच्छेद 1 में, अनुसूची 1 में भी करना है, या राज्यसभा जैसे बिहार का 16 है, अगर हमको राज्यसभा की सीट अगर 16 की जगह 18 कर देना है, 20 करना है, तो इसमें किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली जो बात है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हो गया। थोड़ा आप देखते हैं कि जो है भारत में जो है कि इसमें भारत जो है राज्यों का संघ है, तो भारत में ये जो राज्य सब निर्माण कैसे हुए ये थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं। अभी तक समझ आ रहा है ना? कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा। कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है। इसमें जो है कि भारत जो है पहले अखंड भारत थी। पहले जो है भारत अखंड भारत थी। भारत में जो है अभी जो पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है या म्यांमार है या बांग्लादेश है, ये सब जो है पोर्शन ये भारत में ही था, अखंड भारत। तो अखंड भारत में जो है पोर्शन अखंड भारत, ये वाला पोर्शन, थोड़ा मैपिंग तो उतना लंबा तो देखते कोशिश करके।
पहले की अगर बात करें तो अखंड भारत कुछ इसी प्रकार की थी। अखंड भारत फिर से होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अखंड भारत जो था इसमें जो है अति इस आज से 305 ईसा पूर्व, मतलब 305 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर जो है उसे सिकंदर आक्रमण किया था 323 ईसा पूर्व। सिकंदर जो है वापस चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर पुनः आक्रमण 305 ईसा पूर्व में करता है, और उस समय जो है भारत पर जो शासन कर रहा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो उसमें सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो उनकी बेटी से शादी किया। उसकी बेटी की नाम हेलेना थी, उनसे शादी किया, और दहेज में जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लिया गया था। आज जो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान को लेके जो इसमें पाकिस्तान रहता है, जो अफ़गानिस्तान रहता है, ये बिहार का एक शासक या भारत का एक शासक जो था वो बिहार से ही बिलोंग करता था, बिहार के पाटलिपुत्र से। उनको ही दहेज में मिला था। तो ये जो अगरार है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उनको ये बात नहीं पता है, या पता होगा ही। अब किसी को अपना बाप का नाम पता ना हो ऐसा थोड़ी संभव है। तो वो वाला पोर्शन जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये भारत के जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला। सोच सकते हैं कि भारत के बिहारियों के पास इतना बड़ा पोर्शन, मतलब जिसमें आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, वो दहेज भी मिल गया था। दहेज वो अच्छी प्रथा तो नहीं है, बुरी प्रथा है, आज के समय बुरी प्रथा है। लेकिन दहेज हम समझ सकते हैं कि दहेज बुरी प्रथा है, लेकिन दहेज लेना जो है ये गलत है। लेकिन दहेज जो है इसका मेन कारण है कि अगर कोई लड़की है तो वो अगर ग्रेजुएशन जो है वो अगर नकल मार के पास की है तो वो नकल मारने वाला लड़का से शादी कर लो, दहेज नहीं लगेगा या कम लगेगा। लेकिन उसको नकल मार के खुद ग्रेजुएशन पास है और उसको बीपीएससी वाला चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये जो गैपिंग है, आप ग्रेजुएशन फेल मतलब नकल मार के पास है, वो उतना मेहनत किया है, तो ये जो बीच का गैप है उसको कौन भरता है? तो पैसा भरता है। तो आप भी अपने स्टैंडर्ड वाला में से शादी कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा लड़का कभी भी अच्छी से कर सकता है, मतलब कि किसी भी अनपढ़ से शादी कर सकता है या नॉर्मल लोग लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन किसी अगर जॉब वाली अगर लड़की हो तो 100%, 99% क्या 100% कन्फर्म है कि वो किसी भी लड़का अजी जो है नॉर्मल लड़का से शादी नहीं करेगा। तो वो तो लड़का लोग का दिल ही बहुत बड़ा है, ये तो कहा भी जा सकता है कि लड़का का दिल ही बहुत बड़ा है। तो ये वाला पोर्शन जो है 1893 में अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया गया। ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन जो है अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया गया। कारण की है जो अफ़गानिस्तान आज तक किसी के अंदर में नहीं रहा। बाबर जो था उसको पानी पिला दिया था अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में काबुल को जीता तो फरगान वहाँ से निकलता था, फरगान को जीता था तो उधर शकरकंद चल जाता था। तो बाबर भी इससे परेशान था, बाबर को भी पगला के रख दिया था। तब बाबर जो है भारत पर आक्रमण किया और भारत के दिल्ली पर गद्दी है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान वाला इलाका जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो इधर गोरिल्ला पद्धति जो होता है युद्ध नीति ये काफ़ी अग्रसर है। जैसे कि बात किया जाए छत्रपति शिवाजी, तो ये जो है पहाड़ी वाला क्षेत्र से दक्कन का पठार था इधर, तो उनको पकड़ पाना या उसे युद्ध कर पाना जो है मुग़ल के लिए काफ़ी खतरनाक था, कारण कि पहाड़ था। तो उसी प्रकार अफ़गानिस्तान वाला पोर्शन भी पहाड़ है। तो सिकंदर को पीटा अफ़गानिस्तानियों ने। इन अफ़गानिस्तानियों का कहना है कि अगर किसी को लगता है कि वो सुल्तान है या कोई बड़ा ताकतवर देश है तो हमारी भूमि पर आकर हमको हरा दे, हमारी भूमि पर आके हमको हरा दे। तो जाहिर से बहादुर है ये हम कह सकते हैं। लेकिन बहादुर से ज़्यादा जो वाला पोर्शन है कि ये जो है इनकी भौगोलिक दशा इसको बहुत ज़्यादा साथ देती है। इन लोग को जीडीपी वीडीपी से मतलब नहीं, इसको देश चलाने से भी मतलब नहीं है। इधर जब 2021 में से अब उसके बाद अब भारत से सीख रहा है कि कैसे देश चलाया जाएगा। अब भारत उसको सिखा रहा है कि देश कैसे चलाया जाएगा। 2022 में तो उनको गेहूं की ज़रूरत था तो भारत ने गेहूं भी उसको ट्रांसपोर्ट किया था। भारत जो है वहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय भी बना रहा है,
वो तालिबान आतंकवादी लोग का क्या भरोसा कब किसको उड़ा दे। लेकिन कुछ भी हो, भारत के साथ अच्छा खासा रिश्ता है, पाकिस्तान को बहुत अच्छा से पिटता है। जब गेहूं ट्रांसपोर्ट करना था तो पाकिस्तानी जो कह रहे थे कि जो इसमें जो गेहूं पर जो है अब जो है मतलब कि मेरा पर्चा लगेगा, मतलब पाकिस्तान का हाथ लगेगा। तो भारत ने कहा तो हमको गेहूं ही नहीं भेजना है। तालिबान जब वाला को पता लग गया कि जो गेहूं जो है वो पाकिस्तान आने नहीं दे रहा है, तालिबान वाला जाके बॉर्डर को उखाड़ उखाड़ रहा है। कौन सा बॉर्डर? कोई बॉर्डर नहीं है, ये भारत का अति, ये तो 1893 में रेखा खींचा, हम नहीं मानेंगे। तो जाहिर सी बात है उनको जीडीपी पीडीपी से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर देश है। अति 1979 से लेके 1989 तक रसिया को हराया हुआ था। रसिया को 10 साल तक, रसिया जो है एक आई और पूरा कंट्रोल जो है पूरा उसके संसद पे कब्जा कर ली थी। लेकिन 10 साल तक रसिया उससे लड़ती रही और रसिया तक नहीं पार पाया, और 10 साल तक रसिया जो लड़ते रहा। उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो रसिया लड़ रही थी तो अफगान अमेरिका साथ दे रहा था, और अमेरिका से लड़ रहा था तो रसिया साथ देती थी। तो ऐसा तो होता ही है, इंटरनेशनल लेवल में होता है कि आप उससे लड़िए तो हम सहायता करेंगे, जब आप उसी से लड़िए तो हम आपका सहायता करेंगे। यहाँ जो है इंटरेस्ट होती है, यहाँ किसी का ना तो कोई पर्सनल दोस्त होता है और ना ही कोई पर्सनल दुश्मन होता है। हम जिसके साथ युद्ध किए हैं वही मेरा दोस्त हो जाता है, और जिसके साथ दोस्ती थी उसी के साथ युद्ध हो सकता है। तो यहाँ कोई भी जो है परमानेंट नो एनिमी और नो फ्रेंड्स, मतलब यहाँ कोई ना तो हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। 1945 में अमेरिका ही जापान पे परमाणु बम मारा, और अमेरिका ही उसी समय उसकी संरक्षक भी ले लिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये बात दिखा रही है कि कोई भी जो है परमानेंट ना तो दोस्त है और ना ही परमानेंट दुश्मनी है। तो 1893 में इसमें जो है यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला रेखा जो है ये डूरंड लाइन खींचकर भारत से जो है ये अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अफगानिस्तान को जो है भारत से अलग कर दिया गया। भारत को से अलग करने का कारण था कि भारत से कि वो किसी से नहीं संभल रहा था, तो अंग्रेज से भी और संभलने लायक नहीं था। अंग्रेज को भी धमका उमका देता तो उधर जाता था, उधर ही मार के फेंक देता था। तो अफगानी वो भी समझ गया कि भाई इससे पालना संभव नहीं है, इसको भारत से तोड़ दूँ, उसके बाद इसको अकेले में देखेंगे। तो इससे कोई आज तक वसूली नहीं कर पाया। 2000 से लेके 2021 तक जो है अमेरिका इस पर आक्रमण किया। अमेरिका 20 साल तक इससे लड़ा, और 15 अगस्त 2021 को अमेरिका को भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना पड़ा। और ताजुब की बात यह है कि अगर उसमें हमको इस बात के लिए हंसी लग रहा है, मतलब कि अगर 4 बजे जाना था तो 4 बजे तक अगर हम लोग का रहता कि भाई जा रहा है तो जाने दो, 4 बजे तक खाली हो जाना चाहिए, तो फिर लाश गिर जाएगा। और उस समय भी छोड़ नहीं रहा था, उस समय भी लाश गिराते ही जा रहा था। अर्थात ये दिखा रहा है कि इस लोग को लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता रहता है। ये वाला पोर्शन में तालिबान ज़्यादा रहते हैं, तालिबान वाला क्षेत्र है, मतलब इस वाला में तालिबान के आतंकवादी बहुत ज़्यादा है। तो ये ड्रोन लाइन खींचकर जो है अफगानिस्तान को अंग्रेज जो है हमसे पहली बार अलग कर दिया। अखंड भारत का पहला टुकड़ा यही हुआ था। उसके बाद जो है 1935 में ये म्यांमार जो है ये वाला पोर्शन ये जो है म्यांमार को 1935 में हमसे अलग कर दिया गया। म्यांमार को जो अंग्रेज जो है वो 1885 में जो है उसको लिया भारत में मिलाया गया था युद्ध करके। था तो पहले भी भारत का ही पोर्शन, हम ये थोड़ी कहेंगे भारत का पोर्शन नहीं था। अंग्रेज जब जीता था वो वाला हम बात बता रहे कि अंग्रेज उसको कब जीत लिया। तो अंग्रेज जो 1885 में जीता, लेकिन 1920 आते आते तक म्यांमार वाला में देखिए, म्यांमार में सभी व्यक्तियों का नहीं कहना था। जिस प्रकार पाकिस्तान मांग सभी का नहीं था, कुछ नेताओं की थी, कुछ नेता ही थे जो मांग कर रहे थे, जैसे कि जिन्ना ही मांग कर रहे थे पाकिस्तान की। तो उसी प्रकार म्यांमार में भी पूरे म्यांमार व्यक्तियों का जो है मानना नहीं था कि हमको अलग से म्यांमार चाहिए, वो भारत में रहना चाह रहे थे। जब वोटिंग हुई तो उसमें 2 पार्टी बनी थी। एक थी जो कि जर्मन वोटिंग कराई गई थी कि कौन कौन जो है भारत में रहना चाहता है।
तो जो वोटिंग हुई थी तो उसमें जो है 45 सीट चाहिए थी बहुमत के लिए। इसमें जो है जो चाहता था कि भारत से विभाजन हो उसको 29 सीट मिली थी, जो चाहता था कि विभाजन हो। और जो चाहता था कि भारत में ही रहे उसको 42 सीट मिली थी। अर्थात ये दिखा रही थी कि म्यांमार की बहुत सी आदमी जो है वो म्यांमार का जो है वो भारत में ही रहना चाहती थी। उस समय जो म्यांमार का 20% जो है जीडीपी वो बस भारतीय कंट्रोल कर रहा था। तो वहाँ एक सागवान का वृक्ष था जिसके कारण जो है अंग्रेज सब उस पर आक्रमण किए थे। तो म्यांमार में अच्छी रहता बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वही है, मतलब बिहार से ही जो बौद्ध गए हैं, बिहार में ही जिसका उत्पत्ति हुआ, और बौद्ध धर्म वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में। अभी तो वहाँ तानाशाही वाला रूप है, सेना कंट्रोल कर ली थी कुछ समय पहले, उसकी शासन को जो सेना कंट्रोल कर ली थी, तानाशाही के रूप आ गई थी। जब 1937 में 1935 के अधिनियम जो आया था, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत जो है म्यांमार को अलग कर दिया गया, जिसके तहत 1937 में अलग हो गया। 1937 में अलग हो गया तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 1939 जो द्वितीय विश्व युद्ध आया तो उसमें कुछ भारतीयों को बाहर आना पड़ा, फिर से भारतीय गए। लेकिन जैसे ही 1960-67 की बीच आई तो वहाँ जो है सैन्य शासन आ गया। वहाँ के जो है प्रधानमंत्री को अथी बंद करके और वहाँ सैन्य शासन लागू कर दिया गया। वहाँ सैन्य शासन लगा और सेना जो है रोड पे टैंक उंक लेके पूरा आपातकाल इमरजेंसी लॉ लगा के उसके बाद सबको देख रही है। इस पर जो है अमेरिका ने कहा था कि ये गलत बात है, मतलब कि सैन्य शासन को कोई भी बढ़ावा नहीं देगा। और भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत तो जाहिर सी बात है इस पर बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन भारत जो है अब डायरेक्टली अगर हम कह दें कि ये अच्छी बात नहीं है तो खारे खा दुश्मनी मोल लेना किसको क्या फ़ायदा खारे खा दुश्मनी लेने। तो भारत जो कहा कि इस प्रकार से मतलब कि भारत जो है मेल मिलाप करके ही बात चलना चाहिए। और कूटनीति यही कहती है कि डायरेक्टली इस सब इंटरनेशनल मामला में डायरेक्टली कूद के ये नहीं करना चाहिए कि ये ख़राब है ये अच्छी है। कारण कि म्यांमार हमारा पड़ोसी है, और हमको अगर ये वाला पोर्शन में अगर हमको सिंगापुर वाला पोर्शन या वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, और इस वाला भारत जो चाहता है कि इस वाला में सड़क लाइन लगाई जाए ताकि चाइना को घेरा जाए। और चाइना जो अगर भारत ज़्यादा इस पर प्रेशर डालती, तो ये चाइना की गोद में जाके चला जाता और चाइना जो है इसको शरण दे देता, और ये चाइना के साथ हो जाता तो भारत के लिए और ख़तरा विवाद आ जाती। और भारत ये वाला पोर्शन में अभी भी जो है चाइना की मिलिट्री रहती है, और हो सकता था कि चाइना को द्वीप दे देता तो और ख़तरा मोल लेता। इसीलिए भारत भी अब डिप्लोमेसी से ही डिप्लोमेसी जो है चलती है, मतलब कि कोई भी प्रत्यक्ष रूप से खुल के नहीं बोलना चाहता है, और अच्छा ही किया कि नहीं बोला। तो 1935 में जो है 1937 के अधिनियम से अति हो गया। 1967 के आसपास में आते आते जो है वहाँ तानाशाही जो है आ गया था, वहाँ जो है सैन्य रूल आ गया था, जिसके कारण जो है भारतीयों को बहुत ज़्यादा पीड़ा तरपाया भारतीय वहाँ से चले आए। अब भारतीय ना के बराबर वहाँ है। तो 1935 के तहत जो है 1935 का तहत म्यांमार का जो है म्यांमार सेकंड टुकड़ा जो है भारत का दूसरा टुकड़ा जो है म्यांमार को कर दिया गया। तीसरा टुकड़ा जो भारत का हुआ वो 1947 में हुआ। इसमें जो है भारत का 2 टुकड़ा हुआ था। ये वाला पोर्शन जो है ये पाकिस्तान बना, ये पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। और ये वाला जो पोर्शन है ये जो है ये पूर्वी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान वाला पोर्शन बन गया। इसके तहत 2 पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। वो तो शुक्र हो इंदिरा गांधी जी का, जिसने 1971 में इस पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। इंदिरा गांधी और हमारे भारतीय सेनाओं का योगदान था कि जो है इसके तहत जो है पूर्वी पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। इसमें अहम रोल जो है मानिक साहब
निभाए थे। और हमारे भारतीय सेना बहुत अच्छा से, इसमें 93,000 फौजियों ने यहाँ सरेंडर किया था बांग्लादेश। और दुख तो बात ये होती कि इन लोग का दरिद्रता की भी हद है, मतलब ये अपना ही पोर्शन था और ये भी वाला पोर्शन अपना ही था। हुआ कि इस बार जो है प्रधानमंत्री यहाँ का बन गया और इनका कहना था कि तुम असली पाकिस्तानी नहीं हो। इस पाकिस्तान का कहना था कि तुम असली पाकिस्तानी नहीं हो, कारण कि तुम बंगला उंगला का बोलते रहता है, तुम असली पाकिस्तानी नहीं हो। हम जो है मतलब कि अब हमारा जो नया पीढ़ी आएगा, जो हमसे जो जन्म लेगा बच्चा, वो नया पीढ़ी वो असली पाकिस्तानी होगा, तुम लोग असली पाकिस्तानी नहीं हो। और यहाँ से जो है फौजी जाकर यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे केस और अथियों के साथ, मतलब कि जनताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, यहाँ की जनताओं को मार पीट रहे थे। तो भारत में जो है यहाँ के व्यक्तियों ने शरण लिया, असम में जा के कुछ पोर्शन इधर में भागा। तो भारतीय इंदिरा गांधी ने कहा कि जो किसी भी देश के साथ अगर ऐसी बात की जाती है, तो वैसे भी चाहती थी इंदिरा गांधी की इधर से टॉर्चर करता है, मतलब दोनों वजह से इधर से जाते रहता है, कभी इधर से जाते रहता है, तो कैसे भी इसको तो ख़त्म करो। तो इसको तो ख़त्म कर ही दिया गया उस समय। इंदिरा गांधी का इस बात में बहुत अच्छी थी कि मतलब कि 1971 में वो ख़त्म किया। इंदिरा गांधी को दिन और जीती तो हमको लगता है इसको भी ख़त्म कर देती। तो ये तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन ये तो ख़त्म हो गया। इसमें हमारे भारतीय सैनिकों का भी योगदान है। पाकिस्तान जो है हमसे 4 युद्ध लड़ा, 1948 का युद्ध लड़ा, 1965 का युद्ध लड़ा, 1971 का युद्ध लड़ा, 1999 का युद्ध लड़ा, और बस एक 1971 का युद्ध ही कहता है पाकिस्तान जो हम हारे थे। बायली जो है 1948 नहीं हारे थे, 1965 वो भी कहता है हम जीत लिए थे, 1971 वो भी 1971 में जो है 93,000 फौजी सरेंडर किए थे। जब ये ही कहता है कि नहीं हारे थे, तो दिखा देते हैं कि देखो ये कौन है फोटो, तो कहता है हाँ ये हारे थे। 1999 वो भी मानने के लिए तैयार नहीं कि हम हारे थे, तो उनका लिए रूल है। लेकिन देखिए सामने से युद्ध करता है तो ज़्यादा बुरा नहीं लगता है कि सामने तो युद्ध है, सेना है तो युद्ध तो होना ही चाहिए, और युद्ध करना कौन सी खराब बात है। युद्ध तो हमारे परंपरागत से ही है, भले हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चल रहे हो अलग बात है, लेकिन अगर कोई हमको छेड़े और हम उसको छोड़ दें ये तो अच्छी बात नहीं है। तो युद्ध जब सामना सामनी होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ताज होटल लोंगे जैसे केस जो आता है कि ताज होटल में इस वाला जो पोर्शन केस आता है, तो ये वाला सब दुखद होता है कि मासूमों के साथ आप घुस कर, और उसके बाद इस प्रकार की प्लेन हाईजैक जो हो गया था 1999 का, 2003 2001 2 का, तो ये सब बात गलत है, ये सब वाला पोर्शन गलत है। जैसे पुलवामा अटैक, ये सब जो है ये सब उसकी नामर्दांगी दिखा रही है। आप सामने आइए ना, सामने आइए फर्चाने के लिए, तो सामने आइए फर्चा लेंगे। लेकिन इस प्रकार जो है कि मतलब कि ताज होटल, मुंबई ताज होटल या पुलवामा, ये सब वाला पोर्शन, ये सब जो है आप, ये सब अच्छी बात नहीं है। मतलब कि आप छुप के वार कर रहे हैं, सामना सामनी लड़िए ना। सामना सामनी लड़ने के लिए हमारी भी फौज थोड़ी कम पड़ी हुई है। तो 1971 में इंदिरा गांधी इनको ख़त्म कर दी। इसको आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी की अहम रोल थी उसमें, हमारे भारतीय सैनिकों का भी अहम रोल था। उस समय जो है अमेरिका हम पर परमाणु बम मारने आ गया था। वो तो रसिया का अभी था कि रसिया ने अमेरिका 7वां बेड़ा लेके परमाणु बम, अमेरिका फ्रांस इंग्लैंड सभी मिल के आ गए थे भारत पर परमाणु बम मारने के लिए। लेकिन उस समय रसिया जो थे वो उन्होंने अपना 40वां बेड़ा भेजकर भारत की रक्षा की थी कि अगर भारत को कुछ हुआ तो आप ये जो भारत को अगर कुछ हुआ तो आप लोग भी नहीं बचिएगा। मतलब कि डायरेक्ट भारत पर आक्रमण मतलब कि रसिया पर आक्रमण मान लिया जाएगा। तो सही था। 1947 में जो है पाकिस्तान अलग हुआ इस समय। तो भारत की जो विभाजन हुई इस समय तक हो गई तक। इसके बाद जो है भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है भारत में अभी जो है इस वाला पोर्शन को, ये वाला, इसको तो ड्रून लाइन कहते हैं, इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं कि, तो इसको रेड क्लिफ नहीं किया जाता। अब इसका नाम बदल के जीरो लाइन कर दिया गया है।
इसको जीरो लाइन कर दिया गया। इस भारत और बांग्लादेश के बीच वाला पोर्शन जो है, अब ये बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश के बीच वाला जो बॉर्डर लाइन है उसको अब जीरो लाइन कहते हैं। और ये रेड क्लिफ लाइन है, इसके ड्रोन लाइन है। और चाइना के साथ वो तब जो है वो मैकमोहन रेखा होता है। तो अब भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है 552 से अत्यधिक ज़्यादा देशी रियासतें थी, 552 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी। तो इतने सारे देशी रियासतों को जो है फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, मतलब कि इसको फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह कहा गया कि आप इसको यूनियन बनाइए। क्या बनाइए? यूनियन बनाइए, इसको यूनियन बना दीजिए, आप इसको यूनियन बनाइए। तो इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। इसमें जो है 3 व्यक्तियों का गठन किया गया था कि मिल के बनाइए। तो इसमें जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक सीतारमैया थे, वीपी मेनन थे, और एक जो थे माउंटबेटन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। वीपी मेनन जो थे एक भारतीय थे जो पहले जो अंग्रेज के यहाँ बल्कि नौकरी कर रहे थे, तो क्लर्क थे, और उस समय जो है आईएएस अधिकारी थे। पटेल साहब चाहते थे कि ये जो है हमारा सचिव के रूप में, वीपी मेनन हमारे सचिव के रूप में आ जाए, लेकिन वीपी मेनन को ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में नहीं थी। माउंटबेटन जो थे उस समय भारत का वायसराय थे, भारत का वायसराय माउंटबेटन थे। तो इन तीनों का योगदान था कि इस जो 552 जो है देशी रियासतें, इसको जो है यूनियन बनाइए, इसको भारत का संघ बनाइए, इसको यूनियन बनाइए, इसको जो है यूनियन बनाइए, भारत में मिला लीजिए। उस समय जो सबसे बड़ी देशी रियासतें थी वो हैदराबाद थी। ये वाला पोर्शन जो थे, ये तो कहा नहीं जा सकता, ये वाला पोर्शन हैदराबाद थी, ये पूरा हैदराबाद थी। सबसे बड़ी देशी रियासत जो थी उस समय की ये हैदराबाद थी। और सबसे छोटी देशी रियासत थी वो भीलवाड़ा थी, सबसे छोटी देशी रियासत जो थी भीलवाड़ा थी। इन सभी को जो है मिलाने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने कहा था कि पटेल ये आपकी जिम्मेदारी है और आप ही ऐसा कर सकते हैं कि इस जो है ये 552 से अत्यधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का काम हम आपको सौंपते हैं। और सरदार पटेल ने इसको बेखूबी निभाया था, इसीलिए उसको आयरन मैन कहते हैं। उसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है कि भारत का जो है एकीकृत करने में, उसको पुनर्गठित करने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। काफ़ी क्या, पूर्ण योगदान उन्हीं का था। काफ़ी अच्छा कड़क आदमी थे वो। तो इनके नाम पर जो इनका जन्म की बात किया जाए तो इनकी जन्म जो है गुजरात के नेडियाड जो है वहाँ हुआ था, जो गुजरात के नेडियाड वाला इलाका में हुआ था। इनके नाम पर जो है एक स्टैचू बनी हुई है अभी फ़िलहाल, और नर्मदा जिला है, गुजरात के नर्मदा जिला, वहाँ 182 फीट का जो स्टैचू है वो बना हुआ मूर्ति। उसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी जो किए थे। 31 अक्टूबर को जो है हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था। तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है इस दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वीपी मेनन के बारे में भी समझ गया, इसके बारे में भी समझ गया और इसके बारे में भी समझ गया। तो 552 देशी रियासतें थी, इस 552 देशी रियासतों को मिलाने का काम जो था ये किसका था? तो ये जो काम था ये तीनों का था। इसमें जो है बस सभी देशी रियासतें मिलने के लिए तैयार थी, बल्कि उसको कहा गया कि भाई आपसे ज़मीन उमीन नहीं छीनी जाएगी, आपकी जो अपनी महल है वो आपकी महल रहेगी, आपकी किसी प्रकार का भी नहीं छीनेगा। बस आप जो है हमको इंटरनेशनल मामला जो है, ये इंटरनेशनल मामला है, ये बल्कि विदेशी मामला है, ये हम देखेंगे, बाइली आप मिल जाइए। तो सभी ने लमसम मिल गया। 3 को जो है वो नाटक कर रहा था, 3 को जो है रियासतें वो नाटक कर रहा था। पहला था एक जम्मू कश्मीर,
पहला बात हैदराबाद का कर लेते, ठीक है। जम्मू कश्मीर देख लेते। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो है जब भारत आज़ाद हुई 1947 में, तो उस समय जो है इसमें डोगरा वंश की शासक थे, डोगरा वंश के शासक थे। और इसके जो राजा थे उस समय वो हरि सिंह थे, हरि सिंह थे। और हरि सिंह जो उस समय की राजा थे। यहाँ की जो अत्यधिक जो जनसंख्या वो जो है वो मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर में अत्यधिक जनसंख्या जो थी उस समय मुस्लिम थी। तो उस समय जो है इससे हम मुस्लिम थी। तो हरि सिंह का कहना था कि भारत तो अब लोकतांत्रिक देश बन रहा है, भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश बन रहा है, और इस भारत में हम जाएंगे तो मेरा राजशाही खत्म हो जाएगा। भारत अब लोकतांत्रिक देश बन रहा है, तो भारत में जाएंगे तो मेरे अथी जो है राजा बनने का ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान में तो पहले से ही मुस्लिम देश है, तो वहाँ भी जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ भी मेरी अथी को छीन लिया जाएगा, वहाँ कोई इज्जत ही नहीं रहेगा। तो हरि सिंह का कहना था कि जब पाकिस्तान में तो जाएंगे नहीं कि तो मुस्लिम देश है। और दूसरा बात कि भारत में इसलिए नहीं रहेंगे कि भारत लोकतंत्र बन रहा है, और लोकतंत्र में मेरा राजा वाला पद ख़त्म हो जाएगा। तो अथी जो है जम्मू कश्मीर का कहना था, वहाँ के राजा हरि सिंह का कहना था कि ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही हम जो है वो इसमें बल्कि भारत में मिलेंगे। जिस समय भारत में रियासतों को ये अनुमति दी गई थी कि आपको अगर या तो मिलना है तो भारत में मिल जाइए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। 3 ऑप्शन दी गई थी कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या भारत में मिल जाइए, या अपना स्वतंत्र देश बना लीजिए। तो जम्मू कश्मीर का जो कहना था, ये वाला पोर्शन जो जम्मू कश्मीर का, ये पूरा पोर्शन जम्मू कश्मीर का, इनका कहना था कि जो हम ना तो भारत में मिलेंगे और ना ही जो है पाकिस्तान में मिलेंगे, हम खुद का स्वतंत्र देश बनाएंगे। हरि सिंह को कई बार माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू लोग समझाने गए, लेकिन हरि सिंह ना तो माउंटबेटन का बात मानने के लिए तैयार था और ना ही जवाहरलाल नेहरू का। हरि सिंह का एगो रूल रहता था कि मतलब जब उसको बात नहीं, किसी से बात नहीं मानना है तो बैठा लेते थे किसी को, और अगले दिन नौकर के हाथे कह देते कि जाओ कहना कि महाराज का पेट में दर्द हो रहा है। मतलब उसको जब बात नहीं करना रहता तो इसी प्रकार का बहाना बना लेते थे। ये सब चल ही रही थी। तो इधर जो आके इधर हैदराबाद में आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हैदराबाद को कहा कि जो आप भारत में मिल जाए। तो हैदराबाद पहले ही से कह रहा था कि हम भारत में तो कतई नहीं मिलेंगे। यहाँ जो है निज़ाम उस समय था शासक। आप अगर बाजीराव मूवी देखे होंगे तो बाजीराव में भी जो निज़ाम रहता है उसी का वंशज आगे जाके यहाँ का भी राजा रहता है। तो हैदराबाद जो है, अभी तो हैदराबाद का कोई पहचान नहीं, हैदराबाद पूरा विदेशी रियासत है। तो हैदराबाद जो वाला पोर्शन था, इनका जो कहना था वो ये था कि ये पहले ही से मान लिए थे कि हम भारत में मिलेंगे ही नहीं। इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। सरदार पटेल का पहले से माथा घर से आया था कि कोई बात नहीं बाबू, पहले तो देश तो आज़ाद होना है, तो तुमसे निपटेंगे, हम बाद में निपटेंगे, अभी पहले देश आज़ाद हो जाने दो। तो उस समय नहीं मिला। जब सरदार पटेल यहाँ गए तो कहा कि देखिए अभी आप हमको टॉर्चर मत कीजिए, हमको 1 साल का समय दीजिए, हम 1 साल तक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या किया जाए। तो सरदार पटेल कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम 1 साल सोच लो, तब तक इधर उधर वाला सब कुछ निपटा लेते हैं, उसके बाद तुमसे निपटेंगे अकेला में। तो उसी समय जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो 20 अक्टूबर 1947 को है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया। आतंकवादी हम इसलिए कह रहे हैं, सेना नहीं थी, आतंकवादी ही थे। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 20 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर दिया।
हरि सिंह को लगा है पाकिस्तानी का अभी अभी बना है, हम पर आक्रमण कर रहा है, इसको दिखाते हैं। सेनापति को कहा कि जाओ तो चलो तो देखते हैं इस पाकिस्तानी को। पाकिस्तान सेनापति का आपसे नहीं होगा, रहने दीजिए, देखते हैं हम। जब वो गया तो पहले से ही जो है उनके सेनापति को डाउट था कि इसमें जो है मैक्सिमम जो है वो सेना मुस्लिम है, और जब ये कहेगा जिन्ना कि जिस भाई व बहनों को इज्जत की ज़िंदगी जीना है वो पाकिस्तान आ जाए, तो धर्म बहुत बड़ा हावी हो जाता है कोई भी चीज़ में, और धर्म के नाम पर कुछ भी हो जाएगा। तो इन पहले से जो है वो हरि सिंह के सेनापति को लग रहा था कि ये जो है ज़्यादा जो सैनिक है हमारा जो है वो मुस्लिम है, और जहाँ ही धर्म की बात आएगी तो ये लोग पाकिस्तान का रूप ले लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान से जब लड़ने गया हरि सिंह की सेना, तो हरि सिंह की सेना जो है जब ही पाकिस्तान ने कुछ धार्मिक बातें बोली तो क्या हुआ, भारत के ही हरि सिंह मतलब जम्मू कश्मीर की ही सेना पाकिस्तान की तरफ से लड़ने लगी। अब हरि सिंह को लग गया कि अब जो है बचने लायक नहीं है। उस समय जो है एक कुरू जो है वहाँ पर जो है एक ही पुला था जो जम्मू कश्मीर से होके जो है भारत में एंट्री, अब मतलब कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आने का एंट्री का एक ही था। उसको खास किया कि ध्वस्त कर दिया था उस पुल को, जिसके कारण 1-2 दिन और लग गई। नहीं तो अभी हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ नहीं रहे होते, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। इसमें जो है 25 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की सेना जो है आतंकवादी कहे, सेना हम किस लिए कहें उसको, आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में घुस गई थी। वहाँ जो है 12 मावल जो है जम्मू कश्मीर से लमसम 50 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो वहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को एक साथ भी बहुत ज़्यादा जो बलात्कार, उसके साथ घिनौना हरकत किया गया था। वहाँ की इतना कत्लेआम मचाया गया था वहाँ मात्र 1/3 ही जनसंख्या बची हुई थी। आज भी जो है 12 मावल की व्यक्ति उस जो है 1947 का वो युद्ध नहीं भूला हुआ है। भारत का जो आज़ादी तो मिली ही, लेकिन ये विभाजन जो थी वो खूनों से रंगी हुई थी। इधर जो वाला पोर्शन है इसमें भी जो है खूनों से रंग गई थी। लाहौर वाला पोर्शन, कराची वाला पोर्शन, जो ये बॉर्डर वाला इलाका है, इसमें आप अगर मिल्खा सिंह वाला फिल्म देखे होंगे, अगर भाग मिल्खा भाग एक फिल्म बनी हुई है, तो उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है भारत का विभाजन हुआ था। भारत के विभाजन में करोड़ों घर उजाड़ दिए गए थे। कुछ जगह खुशहाली भी थी, लेकिन जो वाला पोर्शन जो बॉर्डर पड़ा था उस जगह पर बस खून, लाश की लाश बस दिख रही थी। 12 मावल में 1/3 हिस्सा बस बचा हुआ था, 2/3 हिस्सा को काट दिया गया था। और वहाँ की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ एकदम खराब से खराब स्थिति। और ये तो दरिंदगी जो ईसाइयों के साथ किया गया या हिंदुओं के साथ किया तो वो गलत थी, वो मुस्लिमों के साथ भी किया। तो हरि सिंह को लग गया था कि अब बचने वाले नहीं है। तो हरि सिंह ने 25 अक्टूबर को दिल्ली में फ़ोन किया कि हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। तो माउंटबेटन का कहना था कि मतलब भारत का हिस्सा अभी जम्मू कश्मीर नहीं है, और जब तक वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर न करे तब तक वो भारत का हिस्सा नहीं है। और भारत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का चुनौती कैसे दे सकता है। अभी जो है 1945 का युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है, और यूएनओ का गठन इसलिए किया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तृतीय विश्व युद्ध न हो। और भारत अभी आज़ाद हुआ है, और भारत जो है एक इंटरनेशनल वार लड़ने के लिए तैयार है। तो यह तो अच्छी बात नहीं है। तो वीपी मेनन फिर गए वहाँ समझाने कि देखो हरि सिंह, अब बात बचाने का एक ही वो उपाय है कि तुम भारत में मिल जाओ। तो कहा कि कोई बात नहीं, जो भारत में तो मिल जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ शर्तें हैं। तो कहा कि ठीक है, बाद में बताना शर्त, तुम पहले भारत में मिलो। तो कुछ शर्तें थी उसकी, जिसको आगे जाकर 306 के अनुच्छेद में रखा गया, और उसी को जो है 370 कहा गया, आगे जाकर 370 कहा गया। तो इसको भारत में जो है मिलाया गया। वो भारत में जो है ये 26 अक्टूबर को जो है ये हस्ताक्षर किए, और उसके बाद जो है
ये सो गए और मतलब पूरा तरीक़ा से जम्मू कश्मीर को घेर लिए थे। रात में ये सोते वक्त ये जो है कर्मचारियों को ये कहा था कि अगर सुबह में भारत की सैनिक न पहुँचे जम्मू कश्मीर में तो हमको उठाना मत, मार देना, कारण कि हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि तो पूरा में तो घुस ही गया है, अब जो वाला पोर्शन बचा हुआ है वो पूरा कत्लेआम मचा रहा है, तो सुबह में हमको उठाना मत। अगर ये सुनाई पता लगे कि भारत की सैनिक नहीं पहुँचे, लेकिन भारत की सैनिक पहुँचे और भारत के सैनिकों ने फिर से जम्मू कश्मीर से इसको निकालने में लग गया। इसी दरमियान जो है जिन्ना कह रहा था कि भारत पर आक्रमण किया जाए, कि भारत कैसे इस बीच में हस्तक्षेप कर रही है। तो माउंटबेटन ने जिन्ना को समझाया कि देखो जिन्ना, वो जो है भारत में जम्मू कश्मीर ने हस्ताक्षर कर दिया है। तो जिन्ना ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उस सेना को आक्रमण करने के लिए अनुमति दिया। सेना का जो सेनापति था उस समय कमांडर, वो अंग्रेज़ था और इधर से भी अंग्रेज़ का तुम हमको पागल समझते हो, मतलब हम अपने ही भाइयों का खून बहाए तुम्हारे खातिर, नहीं लड़ेंगे हम। तो उन्होंने नहीं लड़ा। तो जिन्ना ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग युद्ध मत कीजिए, उधर से आप लोग आइए और लाहौर में आइए और वहाँ शांति सम्मेलन कीजिए। तो माउंटबेटन और नेहरू जी गए, ठीक है चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, युद्ध वो आरंभ किया और हम जाए उसके साथ बात करने लाहौर में, हम नहीं जाएंगे उस जिन्ना फिन्ना के साथ बात करने के लिए। उसको कहिए कि दिल्ली में आए और वो बात करे हमसे। इस दरमियान जो है बात यूएनओ में चली गई। तो यूएनओ में बात चली गई तो यूएनओ में इसके बारे में कहा गया कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। तो ये बात कही गई कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पर आक्रमण। तो जिन्ना का कहना था नहीं, जम्मू कश्मीर में का व्यक्ति जो है वो भारत के वहाँ जब जूनागढ़ वाला ये जो पोर्शन है ना, मतलब कि गुजरात में जूनागढ़, इसके बारे में समझा रहा है। इसमें जनमत संग्रह की गई थी कि जनता कहाँ मिलना चाहती है उसके आधार पर। तो कह रहा था कि जो जब वहाँ जनमत संग्रह हो गई तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर भी जनमत संग्रह। और जवाहरलाल नेहरू से एक बार ये बात बुला गई थी भाषण में कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगी। तो यूएनओ में जब केस गई तो यूएनओ से जो फैसला आया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान जो है अपनी सेना को वापस ले। जो आज जो हमारा पीओके है जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो है कश्मीर, उसमें जो उसकी सेना है उसको वापस ले, और वापस जो है वो सेना ले, और उसके बाद जो है इसमें जनमत संग्रह होगी। तो ना तो पाकिस्तान कभी सेना वापस लेगी और ना हम लोग जनमत संग्रह करेंगे, जाहिर सी बात है। और वो उनका कहना है कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो कहे थे कि जनमत संग्रह होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर धार्मिक मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में हमारे सैनिकों का हत्या हुआ या सैनिक मारे गए या सबसे ज़्यादा किसी राज्य को कंट्रोल करने में अगर खर्च हुआ हो तो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा किसी राज्य को कंट्रोल करने में खर्च नहीं हुआ होगा। और अभी भी हो रही है, अभी भी देखते रहते और न्यूज़ देखते, कभी इधर मारा गया तो कभी इधर मारा गया, कभी इधर मारा गया, तो अभी भी शांति कायम नहीं हुई है। तो 26 अक्टूबर को जो है ये विलय पत्र पर साइन किया और भारत का हिस्सा बन गया। तो जम्मू कश्मीर समझ गया कि इस पर जो है हरि सिंह का शासन था। इसमें जो है भारत की सेना का साथ देने में इस हरि सिंह के बाद जो है इसका बेटा जो है वो कर्ण सिंह जो है वो शासक बना था। वो कर्ण सिंह जो है वो शासक बना था। इसमें जो है मतलब कि हरि सिंह जो है एक शेख अब्दुल्ला नाम के जो थे, वो जो राजनीतिक अच्छा खासा पढ़ा लिखा एक नेता थे, वो शेख अब्दुल्ला। वो नेहरू जी के अच्छा खासा दोस्त थे, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा सहायता किए थे। उसके अगर जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन में शेख अब्दुल्ला का क्या योगदान था, या हरि सिंह का या कर्ण सिंह का, इसमें कैसे युद्ध हुआ, या इस पर क्या यूएनओ ने रिपोर्ट दिया, तो ये वाला पोर्शन जो है अगर कहिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे कि इस पर यूएनओ ने रिपोर्ट क्या किया। उसके बाद 370 क्या है, 370 के तहत 370 तो वैसे भी हम आगे जो है पॉलिटी में पढ़ाएंगे ही।
तो होगा तो हम इस पर एक अलग से ही वीडियो डाल देंगे कि कैसे इस पर आक्रमण हुई, क्या क्या हुई। लेकिन बेसिकली यही बात है। थोड़ा सा अगर डेप्थ में अगर जैसे कि हम पीसीएस लिखते रहते हैं या यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा डेप्थ और ज़्यादा है, तो उसके अनुसार अगर तो कहेगा तो हम एक वीडियो इस पर डाल देंगे। तो ये जो 26 अक्टूबर 1947 को जो है ये भारत का हिस्सा बन गया। अब बात आ गई थी हैदराबाद पर। उसके बाद थोड़ा सा जूनागढ़ को पहले निपटा लेते हैं। जूनागढ़ ये वाला जो है समझ में आ रही होगी ना। गुजरात वाला पोर्शन में एक जो है रियासत थी वो जूनागढ़। यहाँ के जो है शासक जो थे वो मुस्लिम थे और यहाँ की जनता जो है जो मैक्सिमम जो है हिंदू थे और यहाँ के शासक जो है मुस्लिम थे। वो कह रहा था कि हम जो है पाकिस्तान में जाएंगे। वो बकलोल को ही नहीं पता कि हम बीच में पड़ रहे हैं तो हम पाकिस्तान में कैसे जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहाँ जो जनमत संग्रह करा ली गई कि जनता क्या चाहती है। तो वहाँ का 99% जनता जो चाह रही थी कि हम भारत में रहें, कि तो भारत वो हिंदू था तो जो है कह रहे थे कि हम अथी में रहे, भारत में रहे। यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत आज़ाद हुई उसमें सभी को खुशी थी, बस कुछ लोगों को कि तो कोई भी चीज़ जो है 100% कोई अगर पूरा का पूरा भारत ही कोई चीज़ से खुश हो ये तो संभव कभी हो ही ना। अगर ऐसा रहता तो गांधी जी की हत्या नहीं कोई करता। तो ये दिखा रहा है कि कभी भी जो है आप हर कोई को खुश नहीं कर सकते हैं। एक एवरेज आदमी को आप जो है मतलब एक दरमियान में खुश कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप कहे कि हर आदमी को आप खुश कर दे तो संभव ही नहीं है। सभी के लिए अच्छा होना आपके लिए बुरा हो जाएगा। सभी के लिए अच्छा मत बनिए। एक रफली जो है जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। अगर कोई हमें इग्नोर करे तो हम उसको पहचानने से इनकार कर दें। मतलब एक रफली जानना तो रफली ही जानिए कि मतलब कि कितना आदमी ये जो कहे कि हर आदमी को हम खुश कर सके तो ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा कोई मान रहा है कि हर आदमी को खुश कर दे तो महात्मा गांधी उतने बड़े नाम थे उस समय, तो महात्मा गांधी को भी मार दिया गया। अर्थात ये दिखा रहा है जिन्ना जो पाकिस्तान का निर्माण किया उसको नहीं लोग इज्जत दिया उसके बाद। तो ये दिखा रही है कि कोई जो है 100% कोई किसी से को खुश नहीं कर सकता है और खुश करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हैदराबाद वाला पोर्शन जो था यहाँ का जो निज़ाम था उनका कहना था कि जो हम पाकिस्तान में मिलेंगे। आप बताइए ये जो है भारत के अंदर में है, ये अगर पाकिस्तान में मिलना चाहे तो ये रास्ता जाएगा कहीं हो गया, भारत हो गया, भारत उसको क्यों जाने देगा, नहीं जाने देगा। इस प्रकार अभी हम पाकिस्तान होकर नहीं जा सकते, मतलब कोई भी प्रकार की अथी नहीं लाए जा सकते हैं। अगर हमको अभी तेले का पाइप बिछाना है तो पाकिस्तान हमको अलाउ नहीं देता है, तो हम नहीं ले जा सकते हैं, तो हमको समुद्र मार्ग से लाना पड़ता है। तो इसको हम काहे जाने देते हैं अगर पाकिस्तान में जाना। ऊपर से ही बकलोल को इतना नहीं समझ आ रहा है कि हम बीच में पड़ रहे हैं, हम कहाँ से जाएंगे पाकिस्तान में। यहाँ पर जो है कत्लेआम लगातार मचा रही थी। ये 1 साल का समय मांगा था, वो 1 साल में बस इसलिए समय मांगा था कि जो है जो भी व्यक्ति कुछ व्यक्ति मैक्सिमम व्यक्ति जो थे वो कह रहे थे कि जो हम भारत का पोर्शन मिलेंगे, और इसमें से जो कुछ व्यक्ति जो थे लमसम 1 से 1.5 लाख व्यक्ति जो थे उनका कहना था कि जो हम पाकिस्तान में मिलेंगे। और वो आदमी जो है वो भारतीयों को मतलब वो भी तो भारतीय ही थे, लेकिन वो जो कहते थे कि जो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं उसके साथ एकदम अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा था। जिस प्रकार वहाँ 12 मावल में पाकिस्तानी कर रहा था, हमको लगता है सेम उसका आत्मा आके यहाँ पे वो जो कर रहा था वो यहाँ की जनताओं के साथ कर रहा था। सरदार पटेल से रहा नहीं गया। सरदार पटेल कहा भाड़ में जाए यूएनओ को बाद में देखेंगे हम। बिना जवाहरलाल नेहरू की अनुमति लिए उसे बिना पूछे 13 सितंबर 1948 को जो है इन्होंने कहा कि अथी जो आर्मी जो है उसको पुलिस की ड्रेस पहन के और ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया कि जाओ और इसको निपटाओ तो जल्दी।
इतनी रियासत है, भारत इतना बड़ा अच्छा देश है, इस बकलोल को क्या सूझता है? जाओ और इसको निपटाओ। सेना ने कहा कोई बात नहीं, 4 से 5 दिन काफ़ी है, 4 से 5 दिन में निपटा देंगे। इसको निपटाने में 5 दिन लग गई और इसको जो है 18 सितंबर को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू नाखुश थे कि इस प्रकार जो है, बल्कि हम भी अगर किसी के साथ अत्याचार ही कर रहे हैं तो वो कौन सा छोड़ रहे थे। एक डाटा के अनुसार यहाँ 2 से 3 लाख व्यक्ति की मृत्यु हुई थी बस उतने दिनों में, मात्र 8 से 7 महीना में जो डेट मांगा था, इतने दिनों में इन्होंने 2 से 3 लाख व्यक्तियों को मार दिया था। तो अर्थात ये दिखा रही थी कि ये आदमी लायक कहलाने ही लायक नहीं है। और जब इसको मिला लिया गया तो यहाँ के निज़ाम चले गए यूएनओ में और कहा कि भारत एक उग्रवादी देश है, भारत जो है एक हड़प की नीति अपनाकर सभी को हड़प रहा है। तो जब यूएनओ में पूछा गया तो सरदार पटेल का जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चाहते थे कि इंटरनेशनल छवि जो है मेरा वो ठीक ठाक रहे। जब सरदार पटेल गए भारत में जाए कोई इंटरनेशनल छवि, जब देश के जनता ही न खुश रहे हमसे तो क्या करेंगे इंटरनेशनल छवि बना के। वही इंटरनेशनल छवि के कारण 1962 हम लोग हारे, हिंदी चीनी भाई भाई। अरे चाइना और पाकिस्तान किसी का भाई नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। अभी भी जो नेता सब है तो उसको चाइना के बारे में बोलने में तो होता नहीं है। चाइना के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करना हो, चाइना के बारे में अभी तक नहीं कर पा रहा है और उस समय भी नहीं कर पा रहा था। तो इसमें जो है मतलब कि इसको इंटरनेशनल छवि की दर्शन दिख रही थी, मतलब इतना सेना मारा, इतना जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो ज़रूरी नहीं है। और इंटरनेशनल छवि बचा के रखना है। भारत में जाओ वैसे नहीं इंटरनेशनल छवि, पहले देश की जनता को देखे कि इंटरनेशनल छवि बचा के रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल भेजे, इसमें ऑपरेशन पोलो चलाए, सेना जो है उसको पुलिस वाला वर्दी पहनाए और उतारे सेना को। कहा 4 से 5 दिन देते हैं, 4 से 5 दिन में इसको मार के तबाह कर दो, अब मिला लो इसको भारत में। और हुआ भी वैसे ही। 18 सितंबर 1948 को एक अंग्रेज ही इसके सेनापति थे, उन्होंने हथियार डाल दिया और इसको जो है भारत में मिला लिया गया, इसको भारत में मिला लिया गया। इसमें बोला जाए मिला अथी जो हस्ताक्षर के विलय के लिए जो कहा जाता है वो डाटा है 17 सितंबर 1948, लेकिन वो जो हथियार डाले थे वो 18 सितंबर 1948 था। तो जब ये यूएनओ में कहा गया तो सरदार पटेल के हम कहाँ कोनो आक्रमण किए हैं हैदराबाद पे हम आक्रमण क्यों करेंगे, हैदराबाद तो मेरा ही पोर्शन है वैसे भी। और रहा बात आक्रमण करने की, तो वहाँ छोटी सी एक पुलिस गई थी, सेना उना हमने नहीं भेजा था और पुलिस के वर्दी में सेना को भेज दिए थे और इसके तहत इसको मिलाया गया। तो इस प्रकार जो है सरदार पटेल की महत्वपूर्ण योगदानों से जो है इसको मिला लिया गया। इसमें जो है जो 1/3 2/3 वाला पोर्शन जो है भारत के पास है और 1/3 जो पोर्शन है ये पाकिस्तान के पास जो है, जिसको पाकिस्तान अभी आज़ाद पाकिस्तान कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो वाला पोर्शन जो है पाकिस्तान के पास है, जिसको हम POK कहते हैं। वो पोर्शन अभी भी उसी के पास है और 2/3 हमारे पास है। सेना कह रही थी उस समय भी कि बस जब इतना दिन रुके तो 2-4 महीना और रुक जाइए, पूरा ले लेते हैं। लेकिन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को अपना इंटरनेशनल छवि बचा के रखना है। और बात ये भी थी कि अब जो है अगर नहीं रोकी जाती तो हो सकता था कि इंटरनेशनल युद्ध जो हो, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की चुनौती दे रही थी भारत, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तरफ से भी हमला हो सकता था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को जो अच्छा लगा उस समय उसके अनुसार किया गया। हमको तो लग रहा था कि हो ही जाता है एक बार, अब इतना हुआ ही तो वो भी सही। अरे यूरोप वालों जब उतना किया तो इतना हम भी कर लेते तो कौन सा गुनाह था। उसके बाद भी नहीं मिलाया गया। जब इजराइल बना था ये अगर मान लीजिए इजराइल था तो इसमें जो है पूरा पोर्शन फिलिस्तीन था, ये पूरा पोर्शन फिलिस्तीन है और ये भी 1948 में बना हुआ है।
और ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन इजराइल थी। ये 1948 का मैप है। और मालूम है 2022 का मैप क्या है? 2024 का मैप। 2024 के मैप में ये वाला पूरा पोर्शन जो है, अब ये वाला पोर्शन में थोड़ा थोड़ा ये वाला पोर्शन में फिलिस्तीन बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन में थोड़ा इधर गाजा पट्टी बची हुई है, और ये पूरा फिलिस्तीन अब ये है, और ये वाला पोर्शन अब इजराइल है। अर्थात सोच रहे कि इतिहास तो छोड़िए, भूगोल चेंज कर दिया। और हमसे एक पाकिस्तान जो हमसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड चीन जो लिया था, या चाइना 1962 में लिया वो, या चाइना पाकिस्तान लिया वो, अभी तक वापस नहीं आया है। तो ये भारत की दुर्भाग्यता। देखिए, तारीफ़ करना या अथी करना अलग बात है, लेकिन इजराइल जो है, जिसके पास यहूदियों के पास अपना देश नहीं था, 1948 में आया था, तो वो जिस दशा में था उस दशा में आज फिलिस्तीन को ला दिया है। इतिहास के साथ साथ भूगोल चेंज कर दिया वो लोग। तो सीखना अगर किसी से चाहिए तो फिलिस्तीन से, इजराइल से सीखना चाहिए। जितना भी अरब देश है, इसको बस बद्दुआ दे सकता है कि आपको नरक हो, भगवान आपको ले जाए, लेकिन इसे कोई लड़ नहीं सकता। आज भी जो है मैक्सिमम दिमागी लोग सब यही सोचते रहते हैं कि मतलब 6 दिन में 6 देश को हरा कैसे ही दिया। 6 दिन में 6 अरब देशों को हरा दिया था। कुछ लोगों का इस पर कहना है कि 6 देशों का 6 दिन में इसलिए हरा दिया कि अमेरिका का सपोर्ट था। तो अरब जो है वो भी कोई कमज़ोर देश नहीं है, अरब भी कोई कमज़ोर देश नहीं है। और अरब के साथ ऐसा तो नहीं है कि रसिया का सपोर्ट नहीं था, रसिया का सपोर्ट अरब के भी साथ था। और उसके बाद भी 6 दिन में 6 देशों को हरा देना, इस पर महान महान दिमागी लोग अपना माथा कपार फोड़ते रहते हैं कि कैसे कर दिया। और एक आश्चर्यजनक वाली घटना है, कुछ देश है जो कुछ ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं जो कुछ कहा नहीं जाता। भारत जो है बांग्लादेश अलग किया, मिला तो नहीं सका। और उन्होंने जो क्या किया, उतना सभी देशों से लड़ के, और जो उसकी दशा थी वो दशा अब उसकी आंधी है। अगर कोई किसी का नौकर बन के जाए तो मालिक को नौकर बना के और खुद मालिक बन जाए, इस दशा में आंधी है अभी फिलिस्तीन को। और हमको नहीं लग रहा है कि अभी भी छोड़ा है, अभी भी उसको पीटते ही रहता है। और हो सकता है 2050 आते आते तक फिलिस्तीन गायब लिखाएगा कि फिलिस्तीन इजराइल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ताकतवर होना, जाहिर सी बात, ताकतवर ही होना अच्छी बात है। और अत्याचार कौन कहता है कि खराब बात है? पाकिस्तान जो हम पर कर रहा है वो गलत है, चाइना हम पे कर रहा है वो खराब नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंब की नीति है, हाय रे वसुधैव कुटुंब की नीति। तो वैसे वसुधैव कुटुंब नीति क्या फ़ायदा, जो अपने जगह को, हमारा जो छत बाजीराव का कहना था अटक से कटक तक भारत का साम्राज्य होना चाहिए, जब वही नहीं है हमारे पास, तो वैसे वसुधैव कुटुंब की नीति का क्या फ़ायदा। देखिए, एक होता है कि शरीफ है, मतलब कि हमारे पास ताकत है लेकिन हम आपको क्षमा कर देते हैं, और एक होता है जो कमज़ोर है लेकिन लड़ाई अच्छी बात नहीं होती है। तो आप में क्षमता ही नहीं है कि लड़ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के पास क्षमता नहीं है, ये भारत के पास क्षमता है, वैसे शायद लीडर नहीं मिल पाया अभी तक जो ला सके पाकिस्तान से। हम तो कहते हैं पूरा पाकिस्तान को लिया है। इसमें जो है पोर्शन कि इस समय जो है जब भारत आज़ाद हुई, तो अब भारत में जो है कि अब किस प्रकार से भारत में जो है राज्यों का गठन हो, इसके बारे में जो है अलग अलग प्रकार की समितियां आने लगी कि भारत में जो है अब राज्यों का गठन किस प्रकार हो। भारत को मिला तो लिए, जब भारत को मिलाए थे तो भारत में 4 प्रकार की राज्य थे। एक था जो है वो ब्रिटिशर्स का आधिपत्य, जो ब्रिटिशर्स जीता हुआ था वो क्षेत्र था। एक क्षेत्र था जो है रियासतें थी, वो थी।
और एक क्षेत्र जो था वो कमिश्नर सब के जो, बल्कि अंग्रेज जो है कुछ महत्वपूर्ण शहरों पर जो अधिकार कर लिया था वो कमिश्नरी के तहत, और कुछ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था जिसको उन्होंने जीता था, तो इसके तहत किया गया था। तो इन सभी को जो है ABCD के फॉर्म में रखा हुआ था, इसको ABCD में रखा था। इसमें जो है वो ब्रिटिशर्स जो प्रीवियसेंस है, तो वो था कि मतलब कि ब्रिटिशर्स जो है जो जीता हुआ क्षेत्र था, ब्रिटिशर्स आधिपत्य वाला क्षेत्र। इसमें जो है देसी रियासतें आती थी, रियासतें। इसमें जो है कमिश्नरी वाला आता था, और इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश आता था। बेसिकली समझिए, ये जो ग्रुप ए में जो है इसी को ABCD कहते हैं, कहीं क ख ग घ लिखा होता है। तो इसमें जो है जो ब्रिटिशर्स जो जीता हुए थे आधिपत्य वाला क्षेत्र वो आता था। इसमें जो है देसी रियासतें, देसी रियासतें जैसे 552 देसी रियासतें की बात कर रहे थे वो ये था। इसमें जो कमिश्नर थे, जो कमिश्नर जब 1858 का युद्ध हुआ, 1857 का युद्ध हुआ, तो उसके बाद कहा कि अथी जो है इंग्लैंड जो है वो अब किसी भी भूभाग पर कब्जा नए भूभाग को कब्जा नहीं करेगा। तो अब कमिश्नरी के तहत बस खाली क्या किया था, जो बड़ा बड़ा शहर है, जैसे बिहार में कब्जा करना है तो पटना को करेगा, अगर उत्तर प्रदेश में करना है तो प्रयागराज को, लखनऊ को, मेरठ को, नोएडा को। तो इस प्रकार की जो विकसित शहर थे उसको इसके तहत कब्जा किया था। और केंद्र शासित प्रदेश से जो जीता हुआ था, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इसको कब्जा किया हुआ था। जैसे कि फ्रांस से जीता हुआ था कुछ पोर्शन दूसरे जगह से जीता हुआ था, वो वाला पोर्शन इसमें रखा हुआ था। तो इसमें जो है पहली जो कमेटी बैठाई गई थी वो जो था एस्केथर कमेटी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एस्केथर जो कमेटी थी, एस्केथर कमेटी, इसका गठन जो है वो जून 1948 में किया गया था। इसी गठन जो है राजेंद्र बाबू किए थे। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि इसमें जो है इलाहाबाद के रिटायर्ड एस्केथर जो थे वो इलाहाबाद के रिटायर्ड जज थे। इसी के तहत इसके साथ 4 और सदस्यों के साथ जो है ये कमेटी की गठन की गई थी। ये कमेटी जो है ये कहा था कि भाषाई आधार पर जो है वो विभाजन करना सही नहीं है, प्रशासनिक आधार पर सही है। इन्होंने प्रशासनिक अधिकार पर सही बताया और कहा कि भाषाई आधार पर सही नहीं है। इसी की जांच करने के लिए कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसके लिए जो है वो JVP कमेटी की गठन की गई थी। JVP कमेटी की गठन की गई थी। इसमें एक जवाहरलाल नेहरू थे, ये पटेल लिख देते हैं, नेहरू, पटेल और सीतारमैया। तो नेहरू, पटेल और सीतारमैया, ये तीनों ने मिलकर इस कमेटी जो है, ये कमेटी जो है दिसंबर 1948 से बनी थी। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 1949 में दिया। देखते वीडियो चल रहा है कि नहीं, चल रही है, ठीक है। दिसंबर 1948 में दिया और ये जो रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में जो है अपना दिया था। इनका भी कहना था कि जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है, भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। इन सब का भी मानना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। इसी बीच मद्रास में तेलुगु भाषा के लिए श्री रामालुला ने इनका जब रिपोर्ट आ गया तो मद्रास वाला का कि तेलुगु भाषा पर भाषाई आधार पर ठीक नहीं है, अब हम भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल में जो मद्रास जो पोर्शन है इसके लिए तेलुगु भाषा के लिए मद्रास, समझ में आ रहा होगा ना, मद्रास वाला जो पोर्शन है इसमें तेलुगु भाषा के लिए, मतलब कि तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन करने के लिए
श्री रामालुल्ला ने, श्री रामालुल्लू, इसका नाम जो है ना बहुत अच्छा है, रामालुल्लू, लुली लिखा गया, लुल्लू ने ये जो है 19 अक्टूबर 1952 को 19 अक्टूबर 1952 को जो है भूख हड़ताल पे बैठ गया। 19 अक्टूबर 1952 को भूख हड़ताल पे बैठ गया और इन्होंने 58 दिन का भूख हड़ताल किया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद मद्रास वाला व्यक्ति ने आंदोलन आरंभ कर दिया कि ये तो अथी से मतलब का अथी अंग्रेजवा से भी खतरनाक है, अंग्रेज भी इतना अथी नहीं निर्दयी था, ये कैसा आदमी है जवाहरलाल नेहरू, जो ये हमारे नेता मारे गए। अब ये जो है भूख हड़ताल के साथ आंदोलन भी करना आरंभ कर दिए थे। व्यवस्था में आकर भाषाई आधार पर नेहरू जी को 1 अक्टूबर 58 दिनों का जो है भूख हड़ताल किया। उसके बाद श्री रामालुल्लू की मृत्यु हो गई। 1953 में आंध्र प्रदेश की गठन की गई, आंध्र प्रदेश की गठन की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछी गई है कि भारतीय राज्य जो है बल्कि भाषाई आधार पर गठन होने वाली प्रथम राज्य कौन सी, तो वो थी आंध्र प्रदेश। और कितना तारीख को हुआ था 1 अक्टूबर 1993 को। इसके लिए जो है श्री रामालुल्ला ने भूख हड़ताल किया था, वो 58 दिनों का भूख हड़ताल किया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आज भी आप अगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ इसकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, इनको लोग सम्मान पूजा भगवान की तरह इसको पूजते हैं। इसके बाद जो है और देशों ने और राज्यों ने कहा कि उसको तो कर दिया, अब हम लोग को कीजिएगा कि हम लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे। तो कहा देखिए ऐसे मत कीजिए, ये आपका घर का बटावर तो नहीं है कि आज कीजिए फिर कल होगा परसों होगा, ये देश की मामला है। और इस प्रकार से खाली बात के आधार पर किया जाए तो ये संभव नहीं कि, तो भाषाई आधार पे अगर किया जाए तो बिहार वाला पोर्शन में ही अगर बात किया जाए, बिहार में 3 को करना पड़ता। बिहार में जो है अगर बिहार को ही करना पड़ता तो वैसे तो पहले से बिहार था डिफाइन, लेकिन बिहार को ही करना पड़ता तो मिथिलांचल में मैथिली बोली जाती है। इधर वाला पोर्शन में बात किया जाए बिहार में बक्सर आरा छपरा सीमान वाला पोर्शन में तो इधर भोजपुरी बोली जाती है। उधर औरंगाबाद आरा नालंदा ये वाला पोर्शन में बात की जाए तो उधर मगही बोली जाती है। तो बिहार में भी 3 गो अथी हो जाता, तो इस प्रकार तो बहुत ज़्यादा होता। तो कहा कि ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, आप लोग क्या कीजिए कुछ दिनों का हमको समय दीजिए, हम जो है फिर से गठन बैठाते हैं और इसके आधार पर जो फैसला आएगी उस अनुसार से आप लोग का गठन कर दिया जाएगा। तो इस पर जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया था। फजल अली आयोग का गठन 1953 में ही किया गया था। 1953 में इसकी गठन की गई थी और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 दिया और इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन सही है, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पर कोई और भाषा वाला रहना चाहते हैं तो उसके साथ ये लोग दुर्व्यवहार करें। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब उसमें और भाषाई वाला भी रह सकते हैं। तो 1956 में इसके तहत जो है लागू हुई है और इसके लिए जो है मतलब इसको कानूनी मान्यता दे। ये एक फजल अली आयोग ने गठन किया और इसको कोई मान ले ऐसा तो नहीं है। जो चीज़ संविधान में नहीं चीज़ रहेगी उसको उस पर बाद में सवाल उठ सकती है कि ये कोई एक आयोग बनाया और उसकी बात हम क्यों माने। तो इसके लिए जो है संविधान में जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 संशोधन 1956 के तहत इसको जोड़ दिया गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे।
14 राज्य और 6 प्लस है, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें जो है देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य था। तो ये वाला पोर्शन जो है उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पोर्शन एक ही था, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पोर्शन एक ये राज्य था। ये वाला पोर्शन एक ये राज्य था, ये पंजाब थी, उस समय पंजाब बहुत बड़ा था। ये वाला पोर्शन जो है ये संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत जिसको आज हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कहते हैं, इसका पूर्व नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था। अगर लिखना होगा हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले देख लीजिए, लिख देंगे हम। ये वाला पोर्शन जो था ये बिहार थी, ये बिहार थी, ये उस समय हम में नहीं थी, बिहार थी। और ये जो है पोर्शन ये बांग्लादेश थी। और ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पूरा ये असम थी, ये असम थी। तो ये वाला पोर्शन जो है असम थी। ये वाला पोर्शन जो है ये वाला मध्य प्रांत थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन को मध्य प्रांत कहा जाता था उस समय। ये वाला पोर्शन जो थी उड़ीसा थी। ये वाला पोर्शन जो थी ये आंध्र प्रदेश बनी हुई थी। और ये वाला पोर्शन जो थी ये मद्रास थी। ये वाला पोर्शन जो थी ये केरल थी। ये वाला पोर्शन कर्नाटक थी। और ये वाला पोर्शन जो है ये मुंबई थी, ये बम्बई थी। यही 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये वाला पोर्शन में राजस्थान भी था, राजस्थान गायब हो गया, राजस्थान था। तो ये 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली था, एक जो था पोर्शन वो हिमाचल प्रदेश था, और एक जो था मणिपुर था, एक था त्रिपुरा था, एक यहाँ पर लक्षद्वीप है, और एक था जो था ये अंडमान निकोबार है। तो ये 6 हो गया। लिखना है तो लिख लीजिए ना, आप लोग लिख देते हैं हम वैसे। जम्मू कश्मीर, उसमें जो है जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी था, वो आगे हम बताएंगे। एक संयुक्त प्रांत, एक पंजाब, राजस्थान, उस समय गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को बम्बई कहा जाता था। एक था मध्य प्रांत, उसके बाद इधर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उधर वाला में बिहार, बंगाल, असम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। 14 राज्य था और 6 को केंद्र शासित प्रदेश में लिखना होगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक था दिल्ली, एक था हिमाचल प्रदेश, एक और लिखना तो मणिपुर, और एक त्रिपुरा, एक लक्षद्वीप, ये वाला पोर्शन, और एक अंडमान निकोबार। कारण कि उस समय तक हम जो है दादरा नगर हवेली को, गोवा को, इस सब को आज़ाद नहीं करा पाए थे। वो सब जो था कुछ फ्रांसियों के पास था, कुछ पुर्तगालियों के पास। तो ये जो है राज्य था और ये केंद्र शासित प्रदेश था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है यार, बीच में इतना लंबा क्लास लिए हैं तो एक बार में अगर नहीं आए, मतलब ऊपर से जब जाने लगे, होता रहता है कई बार कि ऊपर से लोग को जाने लगता है। तो जब भी आपको फील हो ऐसा कि ऊपर से जा रहा है, तो क्या कीजिए, वीडियो में एक पॉज का बटन होता है, उसको टिप के थोड़ा मुंह पर पानी उनी मार लीजिए, चाय भी पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद फिर से बैठिए और कॉपी लेके बैठा कीजिए। जितना भी बैठिए तो कॉपी लेके बैठा कीजिए,
और उसके बाद जो है नोट्स तैयार नोट्स बना लिया कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना अच्छी बात है कि तो नोट्स रहेगा तो बाद में जो रिवीजन करेंगे हम एग्ज़ाम के समय, जो रिवीजन एग्ज़ाम के समय पूरा तो देख नहीं पाइएगा, तो उस समय जो है रिवीजन करने का बेस्ट जो ऑप्शन रहता है यही रहता है। तो उस समय जो रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कीजिए, कॉपी ले के बैठिए। और बीच बीच में जब पोर्शन में दिक्कत हो, हमको तो लंबा क्लास लेना है, लेकिन जब आपको जो है बीच बीच में जब ऊपर से जाए, होता है कई बार ऊपर से जाने लायक, तो ऊपर से जब जाए तो उस समय क्या कीजिए, वीडियो में पॉज का बटन होता है, उपयोग करके और थोड़ा देर रेस्ट लिया कीजिए। इसके बाद देखते हैं कि 14 राज्य के बाद 15वां राज्य जो है था, 15वां राज्य, और 15वां राज्य जो था वो 1960 में 15वां राज्य जो है वो बम्बई जो था, इसको तोड़कर एक महाराष्ट्र बना दिया गया और एक गुजरात बना दी गई। महाराष्ट्र और गुजरात बना दी गई। 16वां जो राज्य बना वो 1963 में बना। 16वां राज्य जो है 1963 में, इसमें जो है असम से नागालैंड को तोड़ दिया गया। असम में से नागालैंड तोड़ा, असम से नागालैंड को तोड़ दिया गया। 17वां राज्य जो था वो 1966 में, 17वां राज्य जो है 1966 में, इसमें जो था कि पंजाब से जो है हरियाणा को तोड़ा गया। पंजाब से हरियाणा को तोड़ा गया। जहाँ तक हमको लग रहा है समझ आ रहा होगा, पंजाब से हरियाणा को तोड़ा गया। इसमें अभी भी पंजाब से हरियाणा में विवाद है कि उसमें राजधानी के लिए विवाद है कि चंडीगढ़ कहता है कि हमको दे दिया जाए पंजाब, हरियाणा कहता है हमको दिया जाए, तो इसके लिए उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो है 18वां राज्य वो 1971 में बना। जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस समय ये भी हुआ, उस समय पंजाब से ही तोड़ा गया। ये वजह से पंजाब, ये भी पंजाबी से तोड़ा गया और ये भी पंजाब से तोड़कर उस समय हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, समझ आ रहा होगा, हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। तो इसके बाद जो है 19वां, इसमें जो है 18 के बाद 3 राज्य को बनाया गया। 1972 में 3 राज्य को बनाया गया, 21 राज्य हो गया, 3 राज्य को बनाया गया था। तो 1972 में जो है इसमें संशोधन करके 3 राज्य को बनाया गया। इसमें 3 राज्य जो था, एक था मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इन तीनों राज्यों को 1972 के समय 72 में इन तीनों को बनाया गया था। अब 21 राज्य हुआ था। 22वां जो राज्य बना था ये सिक्किम बना हुआ था 1975 में। 1975 में सिक्किम बना हुआ था, वो भी 36वां संविधान संशोधन के तहत। 36वां संविधान संशोधन के तहत। थोड़ा हम फास्ट में जा रहे हैं, इसीलिए ये वाला पोर्शन तो डाटा है, तो डाटा वाला पोर्शन में क्या समझाने वाला पोर्शन ही नहीं है। तो इस 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको बनाया गया था। इसमें जो है सिक्किम को बनाया गया था, इसमें जो है सिक्किम को बनाया गया था। उसके बाद फिर जो है 3 गो और को बनाया गया, 3 गो को और को बनाया गया और 25 गो हो गया। तो 25 मतलब 3 जोड़ रहे हैं, एक ही साथ हम जोड़ लेते हैं, तो 22 3 25। तो इसको जो है 1987 में बनाया गया था। 1987 बनाया गया था। इसमें जो है 3 राज्यों को बनाया गया था, जिसमें जो था एक था गोवा, एक अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम। और गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसके बाद जो है 26वां बना। वो 26वां कब बना, तो 26वां जो बना वो 26वां जो बना
वो 2000 1 नवंबर 2000 को बना, 1 नवंबर 2000 को। ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। 27वां जो बनाया गया था वो जो था 9 नवंबर 2000 को। उस समय हम लोग 8-10 साल के थे, तो हाँ हमको तो कई बार कन्फ्यूजन होता था कि 25 को पढ़े थे। एक दिन हम क्लास में गए तो मास्टर जी कहे कि जो मतलब इसी दरमियान में, तो हम क्या जाने मतलब उस समय कितना किताब नहीं रहता था और मोबाइल नहीं रहती थी, तो हमको पता ही नहीं था कि बढ़ गया और एक 3 को बढ़ गया, हमको पता ही नहीं लगा। तो उस समय मास्टरों को मारे भी थे कि याद काहे नहीं करता है। हम कहे जो 25 को याद है, तो कहा नहीं 25 ने 28 को हो गया है, तो हमको पता लगा बाद में। तो 9 नवंबर 2000 को जो है इसके तहत जो है ये जो है उत्तर प्रदेश से यूपी से उत्तराखंड को तोड़ा गया। वैसे भी हमको 25 को उस समय याद नहीं रहता था, उसमें से मुश्किल से 5 से 10 को याद रहता था। इसके बाद जो है 27 के बाद जो है 28 में जो है इसमें 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड को तोड़ा गया, बिहार से झारखंड को तोड़ा गया, बिहार से झारखंड को तोड़ा गया। और 29वां जो बन गया था वो 2 जून 2014 को जो है 19वां बन गया था। तो ये जो था ये आंध्र प्रदेश जो पहले था, उस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ दिया गया, इस आंध्र प्रदेश से बाहर निकाल लिया गया, तेलंगाना को बाहर निकाल गया। तो 29 राज्य बन गए थे, 29 राज्य बन गए थे। अगस्त 2019 में एक विधेयक लाया गया, अगस्त 2019 में एक विधेयक लाया गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन उसके किया गया। और उसके तहत जो है अगस्त 2019 में पुनर्गठन किया गया और इसके तहत जो है वो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया और इसको राज्य, उससे पहला बात तो राज्य हटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और इसमें जो है एक जम्मू कश्मीर कर दिया गया और एक लद्दाख कर दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया और लद्दाख अलग कर दिया गया। इसके बाद जो वाला पोर्शन है कि इसके बाद जो है फिर अथी हो गया कि मतलब फिर से 28 राज्य हो गया, लेकिन 9 को केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 26 जनवरी 2020 को जो है दादर नगर हवेली में दमन दीव को एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, तो दोनों को एक में कर दिया गया, नगर हवेली। और इसी में जो है दमन दीव को भी मिला और दमन दीव को भी मिला दिया गया। तो अभी तक कहने का के सार यही है कि फिलहाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 28 राज्य 8 को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन कौन सा है, तो दिल्ली है, उधर जो है दिल्ली के बाद चंडीगढ़ है, उधर दादर नगर हवेली दमन दीव है, पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो ये जो है 8 को केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, 28 को अभी तक राज्य है। तो यहाँ तक हो गया। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट जो है वो किस पर बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो वाला जो है नागरिकता भाग 2 पढ़ेंगे। ये भाग 1 में यही वाला पोर्शन था, इससे अच्छा खासा अब हमको नहीं लग रहा है कि PCS लेवल तक, बल्कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम बात किया जाए तो वहाँ तक में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाहर नहीं जाएंगे। और रहा बात तो अगला जो वीडियो बना देंगे वो नागरिकता में बना देंगे। ऐसे ही नागरिकता का मौलिक अधिकार आएगा, उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक, तो उसके बाद संघ, और ऐसे ही जाते जाते पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।